हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ अलाइंड एकेडमी। जैसा कि हम लोग यहाँ पे मास्टर प्लान मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ 7 दिन 7 लेक्चर में पूरा का पूरा मैथ्स कवर करने वाले थे और 100 में 100 लाना हमारा बोर्ड सीबीएसई एग्जाम में टारगेट था, जिसको लेकर के मैं आया हूँ। और ये पहला लेक्चर है हमारा, जो कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर रखा था इसके बारे में। तो ये जो पहला लेक्चर है जिसमें मैं यहाँ पे डील करूंगा सबसे पहले कौन से चैप्टर का, जैसे कि मैंने बताया था, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और वॉल्यूम सरफेस एरिया। ये 3 लेक्चर यहाँ पे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं सर्कल के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सर्कल। चलिए, तो सर्कल में क्या कवर करना होगा। सर्कल में सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज है उसको कवर करेंगे। टर्मिनोलॉजीज को देखने के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनके रिगार्ड जितना भी प्रॉपर्टीज है सारा कवर कर लेंगे। एंड देन फिर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा जो एग्जाम में पूछा गया है उनको हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरी है, कुछ टर्म है, उसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखना है कि सेकंड क्या होता है। देखो, सेकंड क्या होता है, क्योंकि सर्कल तो पता ही है सभी को क्या होता है। सर्कल का अगर हम बात करें तो सर्कल क्या होता है सर, वो प्लेन पे लाई करने वाले एक मूविंग पॉइंट से एक लोकस क्रिएट होता है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा और हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहा जाता है और फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, आप बोलोगे रेडियस कहा जाता है, बिल्कुल। बाकी ये जो मूवमेंट करके जो पाथ ट्रेस करता है, ये जो कर्व क्रिएट होता है, इसी को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो ये हमारा सर्कल कहला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है। जैसे मैंने बोला सर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में सेकंड क्या होता है वो आपको समझना होगा। दूसरा आपको देखना होगा सर कि टैंजेंट क्या होता है। तीसरा आपको देखना होगा सेकंड, टैंजेंट और सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर, ये 3 बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सेकंड क्या होता है मैं समझाता हूँ। सेकंड का अगर हम बात करेंगे तो कोई भी ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके पास करे, ऐसे लाइन को सेकंड कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया जो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करके पास कर रहा है, तो ये लाइन को क्या कहा जाएगा, सेकंड लाइन कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे, सेकंड लाइन कहेंगे। समझ गए सभी। अच्छा, ये जो सेकंड लाइन होता है, इसका जो सेगमेंट लेंथ होता है, जो इन बिटवीन सर्कल होता है, सर्कल के बीच में फंसता है, इसी को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे कॉर्ड कहते हैं। ये जो पोर्शन होता है, ये जो सेगमेंट लेंथ होता है इन बिटवीन सर्कल, उसी को कॉर्ड कहा जाता है, ठीक। बिल्कुल सही बात है। सर, टैंजेंट क्या होता है वो भी समझा दो। देखो, टैंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके पास करे। टैंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करे, केवल छू के निकल जाए, ऐसे लाइन को ही क्या कहेंगे सर, टैंजेंट कहेंगे। तो ये मेरा टैंजेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तीसरा क्या होता है, सेगमेंट। और उसके बाद क्या होता है, सेक्टर। तो इसको मैं अगले स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, देखेंगे, सभी को देखेंगे, इधर ध्यान देंगे इधर। सर, सेकंड जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को 2 अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। सेकंड क्या होता है मैंने समझाया आपको, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जी हाँ सर। टैंजेंट क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, टैंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को टच करके पास करता है। सर्कल को क्या करता है, टच करके पास करता है, उसी लाइन को क्या कहते हैं, आप बोलोगे टैंजेंट कहते हैं। कुछ रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है टैंजेंट का सर्कल से रिलेटेड, वो आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक टैंजेंट जो होता है वो हमेशा और हमेशा, टैंजेंट जो होता है हमेशा और हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सर, नहीं समझ में आया, देखो मैं समझा रहा हूँ। सर, ये सर्कल हो गया और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने एक टैंजेंट बना दिया, ठीक है सर। ये टैंजेंट हो गया जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, टी हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं पी है। अब आप सोच करके बताओ, सेंटर से अगर इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो रेडियस होगा, हाँ। और ये रेडियस हमेशा और हमेशा इस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सर, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, द लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एनी सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पहली बात तो 2 नंबर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर से और आप बोलोगे एक इधर से। दोनों टैंजेंट जो होता है वो इन लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। दोनों टैंजेंट इन लेंथ बराबर होता है। लेंथ ऑफ द टैंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का दूरी, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए सभी कोई, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से, हाँ जी सर, तो वो दोनों का दोनों टैंजेंट सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड करेगा। पहली बात, जैसे एक बात सोच करके बताओ, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट,
और आपने क्या करा, इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पीटी और पीएम। हाँ सर। अब ये दोनों का दोनों टेंजेंट सेंटर पे जो होगा वो बराबर एंगल सबटेंड करेगा, बराबर एंगल क्या करेगा, सबटेंड करेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे ये कुछ एंगल सबटेंड करेगा और ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। लाइक मान लो सर कि यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग करते हो तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों बराबर होगा। और यही बात यहाँ पे भी होता है कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए? बहुत सही। तो ये सारा कुछ प्रॉपर्टीज था रिगार्डिंग टेंजेंट जो कि आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। आगे चलेंगे सर, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलेंगे अब। देखिए लगभग जो है ना थ्योरी में सर्कल से रिगार्डिंग इतना ही थ्योरी होता है पूरे के पूरे 10th में। अब इस पे बेस्ड क्या क्या सवाल बन सकता है, किस तरीके से सवाल बन सकता है, उन इंपॉर्टेंट सवाल को यहाँ पे लेने वाले। देखिए जैसा कि आपको पता है कि सैंपल में सबसे पहले 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो यहाँ पे सर्कल से 1 से 2 का सवाल बनना ही बनना है। तो किस टाइप का सवाल बनेगा वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ध्यान से देखो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर ये हमारा गिवन फिगर है। इस फिगर में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट है। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। पी क्यू यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट है। चलिए सर, तो पी क्यू एक टेंजेंट हो गया और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बी हो गया। इस तरीके से ये फिगर गिवन है, ये एंगल 100 गिवन है। आपसे पूछा है ए पी बी यानी कि ये वाला एंगल मेजर कितना होगा, कोई बताएगा मेरे को? तो आप देखो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, सबसे आसान तरीका। कोई बच्चा ना सीधा सीधी ऐसे कर सकता है, सर ये 100 है, हाँ, तो आप बोलोगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये रेडियस, ये रेडियस। अच्छा ये 100 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड इक्वल है, तो सामने का दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, जिसमें एक अकेला कितना हो गया, 100, तो रिमेनिंग दो का सम कितना मिलना है, 80। और इक्वल एंगल होगा ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो साइड इक्वल, तो सामने का एंगल भी इक्वल होगा। हाँ, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि रिमेनिंग दो एंगल का सम तो 80 है, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा, 40। नाउ अल्टीमेटली सोच करके बताओ, ये रहा टेंजेंट और आप बोलोगे सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने एक रेडियस ड्रॉ करा, तो ये रेडियस इसके ऊपर 90 डिग्री सबटेंड करेगा। अभी तो जस्ट बताया रेडियस ऑलवेज टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। हाँ जी, तो आप बोलोगे सर कि ये टोटल 90 है, यहाँ अभी आपने निकाला 40, तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा, आप बोलोगे 50। कितना रह जाएगा, 50। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50। समझ गए सभी को? बेहद ही आसान तरीका है। चलिए सर आगे चलेंगे अगले वाले सवाल पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, सेकंड, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास अगर देखोगे तो ये फिगर है, ये फिगर है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है। एक सेकंड, हाँ इधर ध्यान दोगे तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है, मैंने यहाँ पे सोर्स भी लिखा हुआ है कहाँ से सवाल लिया गया, ठीक है। सीबीएसई 2024 में अगर उठा करके देखोगे तो ये सवाल पूछा गया सवाल है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनोगे। देखो पीटी क्या दे रखा है, टेंजेंट है। यहाँ पे पीटी क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल कितना है, एक्स है, और ये 45 है। ये एंगल आपसे पूछा गया, कौन सा एंगल पूछा गया, तो आप बोलोगे सर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स। एक्स का मेजर यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे सभी को, कैसे बनेगा ध्यान से सुनोगे सभी लोग। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगना है क्योंकि ये टैंजेंट है सर, और ये रहा सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया रेडियस। तो रेडियस हमेशा और हमेशा टैंजेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। क्या आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे एक्स जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल है? हाँ सर। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है, आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल का मेजर किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एक्स का जो मेजर होगा 90 + 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 + 35 हो जाएगा। और 90 + 35 कितना होता है, आप बोलोगे सर 125। कितना होता है, 125। तो कौन सा ऑप्शन 125 बता रहा है, तो आप बोलोगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सही। चलेंगे अगले सवाल पे, एकदम फास्ट चलेंगे, ठीक है जरूर ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सवालों पे करने पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोला हुआ है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है कि अगर आप दो सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर आप दो सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो दो सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो सोच करके बताइए, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ड्रॉ करा और दूसरा सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट दो मिलना चाहिए। आप अलग अलग तरीके से दो सर्कल को किसी भी प्लेन पे उतार सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं भी मिल सकता है, एक मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, आपको पता है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम जो है वो सर्कल, अगर दो सर्कल बनाएंगे तो मैक्सिमम जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कितना मिलेगा, दो मिलेगा, ठीक है सर। वही बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स कितना ड्रॉ कर सकते हैं यदि दो सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया C1 और ये सर्कल हो गया C2, और ये दोनों का दोनों सर्कल जो है वो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है A और B पे।
ए और बी पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों ही सर्कल पे कितने नंबर ऑफ टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर। तो आपको दिख रहा होगा सर, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे केसेस में एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट जिसको बोला जाता है, हाँ। और एक डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं नीचे से ऐसे, ये दूसरा कॉमन टेंजेंट हो गया। तो क्या इसके अलावा कोई भी दूसरा कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं कर सकते हैं। तो केवल और केवल दो ही डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पूरे के पूरे केस में, जब दो सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। समझ गए सभी को? चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे। अगले सवाल पे चलेंगे यहाँ पे। अगला सवाल क्या है सर? द लेंथ ऑफ द टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल है, ध्यान से सुनोगे, एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। चलिए सर, एक सर्कल बना दिया मैंने। अब यहाँ पे बोल रहा है एक सर्कल है जिसमें टैंजेंट का लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। उस सर्कल का रेडियस कितना है सर? 9 सेंटीमीटर। और और फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेंटर से एक पॉइंट लिया गया है, कितने दूरी पर लिया गया है? तो 41 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया गया है। इस वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ करना है, हाँ। और ये जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस टैंजेंट का लेंथ क्या होगा? ये टैंजेंट का लेंथ क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो आप बताओ मेरे को, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस का वैल्यू अगर देखोगे तो 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये बात हो गया 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ 41 है, ये 9 है, तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे? सर कैसे बताएंगे, बता दीजिए। देखो सिंपल सा बात है, आपको प्रॉपर्टी अभी जस्ट मैंने बताया, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो रेडियस उस टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा और हमेशा 90 इंक्लाइंड करता है, 90 डिग्री बनाता है। हाँ सर, यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ये 9 है, ये 41 है। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 41 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है ऑप्शन के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 40 होना चाहिए, या 41 दे रखा है, 90 के सामने 41 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 40 हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है ना, आपको पढ़ रखा होगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होता है? सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है। तो आप बताओ मेरे को सर, इन दोनों में से अगर ये 9 है और ये 40 है, ये 9 है, ये 40 है, तो सामने वाला कितना होगा? आप बोलोगे 41 होगा। कितना होगा? 41 होगा, क्योंकि 9 40 41 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। समझ गए? चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखते हैं सर। देखिए अगला सवाल क्या है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा नेमिंग इधर उधर होता है, यहाँ पे टी हो जाएगा। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। एक बार मैं मार्क कर ले रहा हूँ, यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो ये मेरे पास लेवलिंग हो रखा है ना। अल्टीमेटली यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो पी से टी का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दे रखा है 3.8। ये क्या दे रखा है? 3.8 सेंटीमीटर। बहुत सही। अच्छा, इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद अगर पूछा हुआ है कि सर क्यू आर का लेंथ क्या होगा, फिगर जो भी है ना, यहीं पे सारा का सारा बात मेंशन है, तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, सीधा उसी पे अटैक करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है आपको? क्यू से आर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो इंडिविजुअली सर्कल को पकड़ लो। अगर मैं इस वाले सर्कल को पकड़ता हूँ, तो सोच के बताओ सर, ये पी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। और एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर डाला गया दो टेंजेंट हमेशा और हमेशा बराबर लेंथ का होता है। क्या होता है? हमेशा और हमेशा बराबर लेंथ का होता है। तो आप बोलोगे सर, अगर ये वाला लेंथ एक्स है, तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। दोनों बराबर होगा। ऐसे ही सोच करके बताओ, इस सर्कल के रिस्पेक्ट में पी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी क्या बन रहा है सर? दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस वाले सर्कल पे। तो दूसरे सर्कल पे भी सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, तो क्या दोनों ही लेंथ बराबर होगा? आप बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। तो इसका मतलब ये अगर एक्स है, तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। तो आप बताओ क्यू से लेकर के आर तक का टोटल लेंथ कितना हो गया सर? क्यू से पी एक्स, और पी से आर भी कितना हो गया? एक्स हो गया। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? आप बोलोगे 2x हो गया। क्या हो गया? 2x हो गया। यानी कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर पी टी एक्स है जिसका मेजर 3.8 है, तो सर आप बताओ क्यू से आर का लंबाई कितना होगा? 2x होगा, यानी 3.8 का डबल होगा। 3.8 का डबल कौन सा है सर? 7.6। यही सवाल का जवाब हो जाएगा। समझ गए? एकदम आसान है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आता है, और आपको इन सारे सवाल को ऐसे उड़ा देना है। ठीक है भाई, बहुत सही। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या है? देखो ये सवाल ना इतना ज्यादा बार पूछा हुआ है, पूछो मत, पूछो मत। मतलब मैंने तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लिख रखा है कि हाँ सर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखोगे, ठीक है।
समझ में आ जाएगा, बेहद ही आसान सवाल है, मैं इसको चुटकी में उड़ाऊंगा। कैसे सर? देखिए, दो टैंजेंट है, अगर आप ध्यान से सवाल पढ़ोगे तो फिगर पे ही सारा कुछ मार्क किया हुआ है। सर दो टैंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टीपी और टीक्यू ड्रॉ करा हुआ है, ठीक। सेंटर क्या दिख रहा है आपको? ओ दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करके बताना है कि ये जो एंगल यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, अगर इसको मैं एक्स बोलता हूँ और ये वाला एंगल, ये टोटल जो दिख रहा है, ये वाई बोलता हूँ, तो वाई जो होगा वो एक्स का क्या होगा? डबल होगा। समझ लो, एक्स का क्या होगा? डबल होगा। यही बात आपको प्रूव करना है। अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे पी टी क्यू जो है वो ओ पी क्यू का डबल है, पी टी क्यू जो है ये वाला ओ पी क्यू यानी ये वाले का डबल होगा। यही बात आपको प्रूव करना है। इसका मतलब अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो y का वैल्यू 2x होगा। ये बात आपको प्रूव करके बताओ। समझ गए सभी कोई? बिल्कुल सही बात। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे, सिंपल है। आप सोच करके बताना कि यार सर यहाँ पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे लाइन ज्वाइनिंग कर दूं तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा, क्योंकि आपको पता है ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल तो सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अच्छा ये एक्स, तो ये जो वाला एंगल दिख रहा है आपके पास सेंटर में, ये वाला एंगल कितना होगा बता दो। तो ये एक्स है, हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2x हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2x हो जाएगा। बहुत सही। तो आप सोच करके बताओ सर, इस वाले पूरे के पूरे फिगर को अगर एनालाइज करो तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें पता होता है कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब ये y और ये जो सेंटर पे बन रहा एंगल 180 माइनस 2x है, दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। बहुत सही। तो आप बताओ, देखो सर y प्लस क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 2x, ये दोनों ही एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 होगा। रीजन बीइंग आप यहाँ बताओगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी से हमें पता होता है कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है। बहुत सही। तो आप बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो सर प्लस 180 से प्लस 180 कैंसिल हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट, तो y माइनस 2x का वैल्यू कितना बराबर हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 2x। y का वैल्यू 2x आ गया। दैट मीन सर y आपने किसको बोला था? एंगल पीटीक्यू को बोला था, तो y को रिप्लेस कर देंगे एंगल पीटीक्यू से। और ट्वाइस ऑफ एंगल x, x किसको बोला था सर? वही वाला, कौन सा? ये वाला एंगल ओपीक्यू, एंगल ओपीक्यू। समझ गए सभी को? इतना आसान तरीके से प्रूव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो जो भी लेवलिंग किया होता है फिगर में, अपने हिसाब से लेवलिंग कर लिया करो, चीजों को आसान बनाया करो और उसके बेसिस पे आप प्रूव कर दिया करो। ठीक है, बहुत सही। चलिए आगे चलेंगे सर अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए इतना सवाल ये बार बार पूछ रखा है, इतना बार रिपीट कर रखा है, पूछो मत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में भी आने का चांस है। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स में सवाल पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे बोल रहा है एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को क्या कर रहा है सर? सर्कमस्क्राइब कर रहा है, वो एक रोम्बस होगा। देखिए कैसे बनाएंगे सर, देखिए कैसे बनाएंगे। पहले सवाल को समझ लेते हैं, सवाल क्या कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। सरकमस्क्राइब करने का मतलब होता है सर सर्कल के बाहर बन रहा है, जो सर्कल को कंटेन कर रहा है। हाँ जी सर, कुछ ऐसा। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। अब आप सोच करके बताओ, इस वाले पैरेललोग्राम को ही क्या प्रूफ करके बताना है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल को सरकमस्क्राइब करता है वो एक रोम्बस होता है। क्या होता है? रोम्बस होता है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव कि ये जो पैरेललोग्राम है यही मेरा क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनोगे क्योंकि आपको प्रॉपर्टी ही यूज करना है। एक ऐसा पैरेललोग्राम रोम्बस कब कहलाता है? जब उसके सभी साइड मेजर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ लो सभी को? तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे कि सभी के सभी साइड मेजर को इक्वल दिखा देना। सबसे पहले क्या होगा? गिवन, गिवन में वही बात है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो मान लेंगे सर एबीसीडी क्या दिख गया? एक पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे सर क्या प्रूफ करना है? थोड़ा बहुत लैंग्वेज आपको मैटर करता है ना। आपको स्टेटमेंट ध्यान से लिखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या प्रूफ करना है? आप बोलोगे सर एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है विल बी अ रोम्बस, ये एक रोम्बस होगा, ये प्रूफ करके बताना है। ये एक रोम्बस होगा, ये प्रूफ करके बताना है। चलिए कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन बिगिन कर रहे हैं, ध्यान से समझोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ही दिखाना पड़ेगा। आप एक बात तो सोच गए होगे सर कि यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे क्या है? टैंजेंट है। और ये टैंजेंट का लेंथ जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। मान लेते हैं ये पॉइंट को पी पे टच कर रहा है, इसको क्यू पे टच कर रहा है, यहाँ पे आर पे टच कर रहा है और यहाँ पे एस पे टच कर रहा है। तो आप सोच करके बताओ एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस वाला टैंजेंट और इस वाले टैंजेंट का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमेशा और हमेशा बराबर लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, बराबर लेंथ का टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को वहां पे लिखना पड़ेगा सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, सिंस वी
नो डैट, समझ रहे हो ना, सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे दैट द टेंजेंट लेंथ, दैट द टेंजेंट drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point to any circle, to any circle are equal in length, are equal in length, are equal in length। समझ गए सभी कोई, वही बात मैंने लिख दिया कि सर्कल के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा बराबर लेंथ होता है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को सोच करके, क्या एपी का लंबाई और ए एक्स का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो एपी बराबर क्या हो गया, ए एस हो गया। इसको मान लेते हैं सर, क्या, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे बताओ बीपी बराबर भी क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीक्यू हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, एपी यहाँ पे है, बीपी यहाँ पे है, आपको पता है कि पूरा का पूरा साइड फॉर्म करना होगा ना, पूरा का पूरा साइड फॉर्म करना होगा। साइड बनेगा कैसे सर, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट के एडिशन से पूरा साइड बनेगा। तो एपी आपने जिस साइड पे रखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, सेम साइड पे रखना पड़ेगा। तो एपी अगर आप लेफ्ट पे रख रहे हो तो बीपी भी इधर रखेंगे, लेफ्ट पे रखेंगे, तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीक्यू। केवल पता है इस सवाल में इतना ही ध्यान रखना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, बाकी सवाल इतना आसान होता है बहुत से। तो इसको मान लेते हैं वाई, इसको क्या मान लेंगे, वाई। तो ये वाई हो गया, ये भी वाई हो जाएगा। ऐसे बताओ सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। तो सी क्यू बराबर सी आर, लेकिन ध्यान रखना बी क्यू और ये सेगमेंट हो गया तो सेम साइड पे, बी क्यू किधर है, राइट पे, तो सर सी क्यू भी राइट पे, बहुत सही बात है। और उसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट सी आर लेफ्ट पे, तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, बहुत सही। इसको मान लेंगे जेड, इसको क्या मान लिया, जेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। समझ गए सभी को। सिमिलरली बताओ मेरे को सर, डी से एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। लेकिन ध्यान रखना सी आर को जिधर लिखे हैं उसका करस्पॉन्डिंग सेगमेंट डी आर भी क्या होगा, उसी साइड पे आएगा। तो आप बताओ मेरे को, यहाँ पे सी आर है, यहाँ डी आर है, तो सी आर को किधर रखा, लेफ्ट पे, तो डी आर भी लेफ्ट पे, ठीक है सर। डी आर बराबर कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट दैट इज डी एस, दोनों को कितना माना, ए माना। ये सारा का सारा बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझ गए सभी को। अब आप सोच करके बताओ क्या सोचना है सर। सोचना ये है कि सर हमें साइड को इक्वल करना है, क्या इसे साइड को इक्वल कैसे करेंगे वो बात समझना है। अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर दूं तो सोच के बताओ, एपी बीपी, एपी बीपी सर क्या बना देगा, ए बी बना देगा। फिगर से ही देखना है और फिगर से ही कंक्लूड करना है। तो सर ए बी बीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सम करेंगे तो पूरा का पूरा ए बी बना देगा। चलिए जोड़िए सभी को, चारों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो एपी और बीपी क्या बना दिया, ए बी बना दिया, क्या बना दिया, ए बी बना दिया, बहुत सही। प्लस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच गया सी आर डी आर, सी आर डी आर का सम कितना हो जाएगा सर, सी डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, बहुत सही। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू हो गया, ए एस हो गया, डी एस हो गया, ए एस और डी एस का सम कितना हो गया, एडी हो गया। फिगर पे ध्यान से देख लो भाई, हाँ जी सर। आगे क्या हो जाएगा, बी क्यू हो गया और सी क्यू हो गया। बी क्यू सी क्यू का सम कितना हो गया, बी क्यू और सी क्यू का सम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप बोलोगे ये हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। समझ गए सभी को, यहाँ तक तो कंक्लूड कर लिया, लेकिन अभी भी साइड मेजर इक्वल नहीं हुआ है। अब आप सोच के बताओ, क्या ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा नहीं होगा। आप बोलोगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल मेजर का होता है। तो ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब सर ए बी के जगह पर आप सी डी लिख सकते हो, हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ सी डी, सी डी प्लस सी डी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ सी डी। ऐसे बताओ एडी बराबर क्या हो गया, बीसी हो गया। एडी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के इक्वल है। क्या दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर दोनों बराबर है तो किसी को एक रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे से, एडी को रिप्लेस कर दो बीसी से, यानी हो जाएगा सर ट्वाइस ऑफ बीसी। अगर एडी को बीसी से रिप्लेस करेंगे, बीसी प्लस बीसी, और बीसी प्लस बीसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीसी। क्या टू से टू कैंसिल हो गया, हाँ। तो सी डी बराबर क्या आ गया, बीसी आ गया। सी डी बराबर बीसी क्या इंडिकेट कर रहा है सर, सी डी ये रहा यहाँ पे, बीसी कौन सा साइड है, ये वाला। तो बीसी बराबर क्या हो गया, सीडी हो गया। इसका मतलब ये दोनों साइड अगर इक्वल हो गया तो आपको दिख नहीं रहा सर ये दोनों एडजेसेंट साइड है, हाँ। और एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गया किसी भी पैरेललोग्राम में तो क्या सारा साइड इक्वल हो गया, हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट तो ऑलरेडी इक्वल होता है, केवल एडजेसेंट को इक्वल करना था। एडजेसेंट इक्वल हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा सभी साइड इक्वल हो गया। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड मेजर इक्वल होता है उसी को क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। तो यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाता है, हेंस एबीसीडी, हेंस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, इज अ। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा, केवल इसमें अरेंजमेंट का खेल होता है, प्रॉपर्टी वही लगना है जो मैंने पहले बताया था, समझ गए, बहुत सही। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, यहाँ पे अगले सवाल पे यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए। अगला सवाल देखोगे सभी कोई, अगला सवाल यहाँ पे ये है सर कि फिगर देखो ध्यान से, फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, ठीक है।
अच्छा इतना ज़्यादा, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है सर, 2022-23 है ना, तो बहुत बार पूछा हुआ है, देखते हैं सर, है ना, इंपॉर्टेंट वन ही लिया हुआ है, मोस्ट रिपोर्ट रिपीटेड सवाल ही लिया हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि पी जो है पी एम, क्योंकि पी जो है वो सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, पी एम हो गया और पी एन हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ये जो टेंजेंट लेंथ है पी एम, ये वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ होगा। सर ये पेरीमीटर ही तो है, हाँ, पी क्यू प्लस पी आर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे पीएम मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होता है, इस पे बेस्ट 1 मार्क्स का डायरेक्ट सवाल बन सकता है, तो प्रॉपर्टी रूप में भी ध्यान रखना है और एज अ सवाल भी पूछा जा सकता है, तो सवाल भी ध्यान रखना है। सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से सुनोगे, सवाल तो समझ में आ गया होगा, हाँ ये लेंथ इसका हाफ होगा, इसको प्रूव करके बताना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। देखो जैसे ही प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लेके चलेंगे पेरीमीटर, क्योंकि उससे पहले आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वही सेम यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज करना है, सर्कल हो गया, हाँ, सर्कल के बाहर आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू और एक्सटर्नल पॉइंट आर। सर हाँ दिख गया, तो इससे करना क्या है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट बराबर लेंथ का, बढ़िया। ऐसे ही सर ये भी एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से ये वाला टेंजेंट, हाँ, तो ये भी क्या होगा, बराबर लेंथ का। और सिमिलरली आप बोलोगे यहाँ से ये दोनों टेंजेंट भी बराबर होगा। यानी इस वाले सर्कल में 3 पॉइंट दिख रहा होगा जो बाह्य है, यानी बाहर लाई कर रहा है, और एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। और इस वजह से यहाँ पे ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो जल्दी से बता दो, पीएम बराबर क्या हो गया, पीएन हो गया, पीएम बराबर पीएन हो गया। ऐसे बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूएम बराबर क्यूएस हो जाएगा, क्यूएम बराबर क्या हो जाएगा, क्यूएस हो जाएगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, आर एस बराबर आर एन हो जाएगा, आर एस बराबर आर एन हो जाएगा। ये 3 बात तो बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या सर, देखो इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी अटैक कर दो जो आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में जो मेजर पार्ट होता है वही उठा लो। तो मैंने उठा लिया सर राइट हैंड साइड। क्या उठा लिया मैंने, राइट हैंड साइड, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रूफ का मतलब ही होता है सर कि ये दोनों चीजें बराबर है, बराबर दिखाना है ना। तो बिगर साइड एक्सप्रेशन मैंने उठा लिया और वहां से उसको ये वाली चीज के बराबर कर देंगे तो चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेके चलते हैं, आरएचएस कितना है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पेरीमीटर का मतलब हो गया सर पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस क्या हो गया, पी आर हो गया। अब आप सोच के बताइए, हाफ हो गया, पी क्यू को क्या मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, पी एम माइनस का क्यू एम, क्या लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। फिगर पे देखोगे पी से क्यू को मैं बोल रहा हूँ, पी से क्यू जो वैल्यू है वो पी एम में से क्यू एम माइनस करके ही मिलेगा। तो कर देंगे सर, पी क्यू को क्या लिखेंगे, आप बोलोगे पी एम माइनस क्यू एम, पी एम माइनस क्यू एम प्लस क्यू आर को क्या लिखना होगा, तो क्यू आर ये रहा, क्यू आर को आप लिखोगे सर क्यू एस प्लस एस आर, यहां से यहां तक, और ये वाला समझ रहे हो ना, हाँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस प्लस एस आर, और लास्टली पी आर को क्या लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे पी एन माइनस आर एन, पी एन माइनस आर एन, बढ़िया। अब आप सोच के बताइए, क्या सर क्या सोचना है, ध्यान से सोच के बताना। हमें जाइए ना पीएम के टर्म में, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है, पीएम के टर्म में। तो पीएम को रहने देंगे, पीएम को रहने देंगे, बाकी सारा चीज हटेगा कटेगा। कैसे सर, सोच करके बताओ, यहाँ पीएम है जो चाहिए उसको रहने देंगे, ठीक। क्या आपको दिख रहा है कि पीएम जो है वो पीएन के इक्वल है, हाँ, स्टार्टिंग में ही बताया आपने, पीएम जो है वो पीएन के इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होता है। तो क्या मैं पीएन को भी पीएम लिख लूं, क्या मैं पीएन को भी पीएम लिख लूं, क्योंकि दोनों बराबर है और पीएम में लाना है ना कि पीएन में, तो इस वजह से पीएन को पीएम लिखेंगे, ठीक। तो पीएम हो गया प्लस पीएम हो गया, अच्छा, तो पीएम प्लस पीएम ट्वाइस ऑफ पीएम और बटा 2 करेंगे, इसका मतलब पीएम। ये सर प्रूव तो हो गया, इसका मतलब साफ है कि बीच में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो कटेगा। कैसे कटेगा सोच के बताइए। क्या ये क्यूएम जो है, देखो इधर, क्यूएम जो है वो किसके इक्वल है, क्यूएस के इक्वल है, तो क्यूएम माइनस का और क्यूएस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सर आर एस जो है वो किसके इक्वल है, आर एन की इक्वल है, आर एस ये रहा, आर एन ये रहा, दोनों ही प्लस माइनस में है, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल कर लेगा, बिल्कुल कैंसिल कर लेगा। तो आप सोच के बताओ सर, पीएम प्लस पीएम ट्वाइस ऑफ पीएम बटा 2 कर देंगे, सीधा क्या आ जाएगा, पीएम आ जाएगा, और यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। कितना आसानी से प्रूफ हो गया, कितना आसानी से प्रूफ हो गया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं था, केवल ऑब्जर्वेशन और छोटा सा प्रॉपर्टी। सवाल समझ रहे हो, बहुत है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे सर। अगला सवाल क्या होगा, ध्यान से सुनोगे सभी कोई। अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कौन, क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिख गया होगा, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, इस वाले सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। आपको ये प्रूव करके बताना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। ये प्रॉपर्टी भी होता है, आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो उस क्वाड्रिलेटरल के दोनों ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, बराबर। सर नहीं समझ में आया, समझने का मतलब ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होगा
वो दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दोनों का सम इन दोनों सम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए कैसे प्रूव करेंगे, बस उस बात को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, प्रूविंग कैसे करेंगे भाई, एक बात सोच करके बताओ, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये वाला साइड, इसको हम एक सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड जो है, इन दोनों का सम जो होगा वो इन दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स के सम के इक्वल करना है। फिर से सेम प्रॉपर्टी लगना है, पता प्रॉपर्टी एकदम सेम लगना है। क्या सर, कि ये एक सर्कल हो गया, ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल को ऊपर जब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बराबर लेंथ का होगा। इसका मतलब ये वाला लेंथ, अगर मान ली ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और यहाँ पे ये एस है, इसका मतलब ये सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल को जिन जिन साइड्स पे, यानी चारों साइड पे जहां जहां टच कर रहा है उन सारे पॉइंट को आप मान लो, तो पी क्यू आर एस हो गया। अब आप सोच के बताओ सर, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टैंजेंट लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। ऐसा ही सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा। अगर आप ध्यान से एनालिसिस करो तो इससे पहले वाले सवाल जो मैंने करवाया था, कौन सा, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, वो वाला जो सवाल करवाया था उसमें सेम बात को वहां पे मैंने प्रूव करा था। याद करो, वहां आ रहा था डीसी प्लस ए बी आ रहा था, बराबर होगा सर बीसी प्लस एडी आ रहा था। हाँ, वही चीज को यहाँ पे सेम काम करना है। इसका मतलब यहाँ पे अलग से मेहनत नहीं करना है, सेम काम यहाँ पे कर देना है। जैसे मान लो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। सोच के बताओ, ये वाला वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। बिल्कुल, क्यों सर, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टैंजेंट लेंथ क्या होता है, बराबर होता है, तो ये वाई तो ये वाई। सिमिलरली बताओ, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टैंजेंट लेंथ बराबर होता है, तो ये जेड तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और ऐसे ही ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आप एनालिसिस करो और देख करके बताओ, क्या यहाँ पे ये वाला जो अपोजिट साइड्स का पेयर का सम है, जो कि कितना आ रहा है, ए प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई, यानी इसको बोल सकते हैं ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है सर एडी प्लस बीसी। क्या आ रहा है, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी का वैल्यू ये आ रहा है। बिल्कुल सही बात। सिमिलरली आप देख करके बताओ, क्या इसका दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का सम भी उतना ही आ रहा है जितना कि इस वाले को आ रहा है? हाँ सर, तो आप देख करके बताओ, ए बी प्लस, ये देखो ये रहा ए बी, ये रहा डीसी, तो ए बी प्लस डीसी भी क्या आ जाएगा, आप बोलोगे देखो ये ए प्लस जेड हो गया, ए बी कितना हो गया, ए प्लस जेड हो गया। हाँ, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाला कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। तो क्या ये सम और ये सम बराबर है? देख करके बताओ, क्या ये सम और वो सम बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला अरेंजमेंट इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में आपको पता है सारा कुछ सारा सेम होता है सर। ठीक, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ, देयरफॉर ए डी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस डी सी के। और यही तो प्रॉपर्टी था क्या, कि पैरेललोग्राम, या आप बोल सकते हो कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स का सम दूसरे वाले अपोजिट पेयर के साइड्स के सम के बराबर होगा। समझ गए सभी कोई? बेहद ही आसान सवाल था, जिसको पहले ही करवा रखा था। चलिए सर, लेकिन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता है, मैं वही सवाल ले रखा हूँ जितना सारा सवाल आ रखा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्या आ रहा है, अगला सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि किसी भी सर्कल के ऊपर, किसी भी सर्कल के ऊपर, ध्यान से सुनोगे। अच्छा, एक बार आप लेवलिंग देख लो सर, किन किन सालों में ये सवाल पूछा गया है। ध्यान से देखो सभी कोई, सर कितना ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल, कितना ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है, दिख गया होगा सभी को, कितना ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है। तो इतना ज्यादा बार पूछ रखा है और इतना आसान सा चिंदी सा सवाल है कि पूछ मत। जैसे यहाँ पे बोल क्या रखा है कि एक सर्कल अगर ले ले, मान ले सेंटर ओ है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी लेते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टैंजेंट किसी भी सर्कल के ऊपर बराबर लेंथ का होता है। अच्छा बताओ, ये वाला प्रॉपर्टी ही पूरा का पूरा लेक्चर में हमने काम करा हुआ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वही प्रॉपर्टी एज अ प्रूफ में पूछ लिया आपसे कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया गया टैंजेंट लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। लेट से मान लो पी ए हो गया और पी बी हो गया, दोनों टैंजेंट हो गया इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ। अब ये दोनों लेंथ को बराबर करना है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। आपको पता है ये टैंजेंट है, ये रेडियस हो गया, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कितना बनाएगा, 90। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बनाएगा, आप बोलोगे 90 बनाएगा। और लास्टली कुछ नहीं करना है, आप बोलोगे सर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना है। क्या करना है? ज्वाइन कर देना है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो इधर को एक ट्रायंगल दिख गया, इधर को भी एक ट्रायंगल दिख गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है? तो आप बोलोगे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है सोच करके बताना। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि दो साइड्स को इक्वल करना है और वो दोनों साइड जिन जिन ट्रायंगल में आ रहा है, अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के सभी चीजें बराबर होता है। हाँ सर, हर रिस्पेक्ट में चीजें बराबर होता है। सोच के बताइएगा, क्या ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर है? तो बराबर है सर, कॉन्ग्रुएंट है सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? 90 और ये 90 हो गया। क्या ये वाला लेंथ रेडियस है? हाँ, और ये वाला लेंथ भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये वाला जो साइड दिख रहा होगा ये कॉमन आ रहा है सर 90 के सामने, 90 के सामने ये साइड कॉमन है, कॉमन। तो 90 90
एक साइड बराबर हो गया रेडियस वाला और एक हो गया कॉमन साइड जो कि 90 के सामने वाला है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, और सर राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 के सामने का साइड भी इक्वल है, इसका मतलब आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताइए सीपी से एपी का लंबाई और बीपी का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर, तो एपी बराबर बीपी हो। समझ गए कितना आसान है। लिखना कैसे है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी प्रूफ में जाना है, गिवन लिख करके सीधा प्रूफ में जाना है और वहां पे ये बात मेंशन करना है कि दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे और दोनों ट्रायंगल को उठा करके कॉन्ग्रुएंट कर देना है, कॉन्ग्रुएंट करके कीजिए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सीपी। समझ गए सभी कोई? हाँ, बहुत सही। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे आगे, ध्यान से देखोगे। सर देखो सर्कल में ना जितना इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता था, सर्कल में जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता था वो सारा ले लिया मैंने और सारा का सारा मैंने निपटा दिया, है ना। इतना ही सवाल लगभग बन सकता था। आप उठा के देख लेना, यही वो सवाल है जो बार 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 एग्जामिनेशन में रिपीट करता है। सीबीएसई का पसंदीदा और चुनिंदा सवालों में से एक होता है। समझ गए सभी? तो अब हमारा टॉपिक होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि आपको पता है यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, लेकिन हाँ मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक से भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिर से वही बात, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको आप पहले डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे देखो सेक्टर क्या होता है सर, कोई भी सर्कल पे, जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे सभी कोई, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे को टाइम दोगे थोड़ा सा। चलिए सर ये तो हट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, ध्यान दो किधर। मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, अब आप सोच के बताओ सेक्टर क्या होता है। सेक्टर कुछ नहीं होता है, सर्कल पे ना दो रेडियस ड्रॉ कर दो कहीं से भी, सर कहीं से भी, हाँ कहीं से भी दो रेडियस ड्रॉ कर दो, एक रेडियस हो गया यहाँ से, एक रेडियस हो गया यहाँ से, तो सर तो कुछ नहीं करना है, बस बन गया सेक्टर। हाँ सर ये रेडियस हो गया, दो रेडियस है इसीलिए रेडियाई बोलेंगे, रेडियाई और इसका कोई भी लेंथ ऑफ आर्क ले लो, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क ले लिया, रेडियाई और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इसी रीजन को क्या कहा जाएगा, आप बोलोगे सेक्टर कहा जाएगा। क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो ये मेरा सेक्टर, यही होता है सेक्टर। अब इसमें ध्यान देना है कि सेक्टर में ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, जिसको जनरली हम लोग थीटा बोलते हैं, यानी एंगल को थीटा बोलेंगे, सेंट्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप सोच के बताओ इस वाले सेक्टर का करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क कौन सा है सर, ये वाला जो लेंथ ऑफ आर्क है इस सेक्टर का करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। मान ले यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, एल है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सर रेडियस दे देगा, थीटा दे देगा, सीधा पूछेगा कि बताइए उस सेक्टर का एरिया कितना होगा। कभी भी किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो सेंट्रल एंगल थीटा पता होना चाहिए और आप बोलोगे रेडियस पता होना चाहिए, तब पूरा का पूरा सेक्टर का एरिया बता दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनोगे, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल थीटा बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर यूनिट। समझ गए क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर, आसान। थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। चलिए दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सेक्टर के एरिया निकालने का। सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन होता है ना, ध्यान रखना, अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगा दैट इज एल गिवन होगा, तो उस केस में सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू एल इंटू आर। हाफ इंटू एल इंटू आर, एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या है, तो आर हो गया सर रेडियस का, सर्कल का रेडियस। समझ गए सभी को? चलिए तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन सीधा सीधी बनता है, ठीक है। अच्छा सेगमेंट क्या होता है, देखिए सेगमेंट आसान होता है। जैसे मान लो ये सर्कल है, आपने यहाँ से क्या करा है, कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, तो कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क के बीच में ये जो रीजन फंसता है, इसी रीजन को क्या कहा जाता है, आप बोलोगे सेगमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आप बोलोगे सेगमेंट कहा जाता है। तो ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो सेगमेंट हो गया, इसका भी एरिया अगर पूछ ले तो सर देखिए सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो आसान होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये सेगमेंट हो गया, सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये रहा सेक्टर सर, सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दे, ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दे, तो नीचे वाले पोर्शन यानी सेगमेंट का ही एरिया बचेगा। और सेगमेंट का एरिया निकालने का कुछ भी अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, एकदम सेम होता है। बस कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखोगे, सेगमेंट का एरिया निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, थीटा पता होगा। देखो आसान होता है, ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है ना, कि दो एंगल, देखो अगर दो साइड पता है और बीच का एंगल पता है, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का सीधा सीधी फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जहां आर क्या है सर, कंजिक्यूटिव साइड जो कि उस एंगल को कंटेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से सुनोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, समझ गए सभी कोई? चलिए बोलो। अच्छा एक लास्ट बच गया सर, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, किसी भी आर्क का लेंथ निकालना, मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है,
इसका आर्क लेंथ निकालना है। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए ये आर्क जो है वो सेंटर पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो सोच के बताइए रेडियस अगर आ रहा है और थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो उस आर्क का लेंथ कितना होगा? सिंपल फॉर्मूला है, थीटा बड़ा 360 गुना में कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकमफेरेंस। समझ गए सभी? बहुत ही सही बात है सर। इतना आसान, इतना साधारण कैसे कोई चीज हो सकता है? अरे पगला, बहुत आसान है। चलो देखो इधर, अगला सवाल पे चलेंगे। देखो, ये सारा थ्योरी करने के बाद सीधा सीधी हम लोग सवालों पे जंप लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो सवाल किस बेसिस पे बनता है वो देखना होगा। एरिया स्वेप्ट बाय अ 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 10 मिनट्स इज। कितना आसान सवाल। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर कोई घड़ी ले और इस पे ये मिनट हैंड बना दे, हम ये मिनट हैंड बना दी, समझ गया ना? मतलब ये आपको पता ही है सर, है ना? तो आप बताओ मेरे को, आप यहाँ पे बताओ मेरे को, ये जो मिनट हैंड है, एक मिनट में एक मिनट में कितना डिग्री ऑसिलेट करता है, या कितना डिग्री आप बोल सकते हो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे? जैसे मान लो 1 मिनट कवर करेगा, 1 मिनट कुछ भी तो कवर करेगा ना, तो 1 मिनट के अंदर मिनट हैंड सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? कितना बनाता है? किसी को पता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो बताओ मेरे को 10 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर लेगा सेंटर पे? तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री। कितना कर लेगा? 60 डिग्री। यानी उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बहुत सही। अच्छा, रेडियस कितना है? 7 मीटर, क्योंकि आप पता है सर कि जो मिनट हैंड होगा एज अ रेडियस कवर कर रहा होगा, रेडियस की तरह एक्ट कर रहा होगा, और क्लोक जो है वो एज अ सर्कल की तरह एक्ट करेगा अगर हम प्लेन पे देखेंगे तो। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे ये जो मिनट हैंड है, इस मिनट हैंड का लंबाई कितना होगा? डेट इज रेडियस का लंबाई कितना होगा? सर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। बहुत सही। तो आप देख करके बताओ यहाँ पे क्या आप इसका एरिया निकालोगे? क्योंकि आपसे पूछा हुआ है एरिया स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट मतलब हो गया सर कि यहाँ पे ये वाला एरिया पूछा हुआ है। मान लो ये थीटा हो गया, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो एरिया स्वेप्ट करेगा मिनट हैंड पूरे के पूरे 10 मिनट में, वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा? दैट मीन्स जस्ट आपको फाइंड करना है एक सेक्टर का एरिया जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है और रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे सेक्टर का एरिया होता है थीटा बटा 360 गुना में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 60। 60 को डिवाइड कर देंगे 360 से, मल्टीप्लीकेशन में पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेना है? कुछ बोला नहीं है तो आप 22/7 ही लेके चलोगे। रेडियस का वैल्यू 7 है तो 7 गुना में कितना आ जाएगा? 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 60 से 360 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। काटना चाह रहे हो उसको भी काट लो 11 बार में, और ये हो गया 3 बार में। ठीक है, अच्छा बटा 3 आना है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बटा 3 आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है मेरे को, देख लेते। हालांकि आपको पता है बटा 12 नहीं आना है, बटा 6 आएगा। किसी भी हाल में नहीं आएगा सर, क्योंकि ऊपर अगर देखेंगे तो 77 आ रहा है, और 77/3 मेरा जवाब होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चेक कर लो कौन सा 77/3 तेरा 25 या 75, और 2 कितना हो गया? 77। 77/3 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गया? पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन गिवन है, आंसर गिवन है, केवल वेरीफाई कर लेना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। समझ गए सभी कोई? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखोगे, ठीक है? अगला सवाल क्या है? देखो, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी ये बोल रहा है सर कि एक सर्कल है, ठीक है? एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल बना दिया मैंने। इस वाले सर्कल पे सेंट्रल एंगल दे रखा है। लेट से मान लेते हैं सर कि ये सेंट्रल एंगल हो गया 90 डिग्री, और उसका रेडियस लेंथ कितना है? तो आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। रेडियस लेंथ 7 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछा हुआ है कि इस वाले सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर पूछा हुआ है, आपको पता है किस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, तो रेडियस प्लस रेडियस 2r तो होना ही होना है, प्लस में ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? प्लस में ये लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय सर रेडियस प्लस रेडियस दैट इज 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल। सर आर कितना है? 7, तो 7 का डबल कितना हो गया? 14। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, आपको पता है थीटा कितना है? 90। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। रेडियस अगर 7 है तो किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस 44 होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 7। सर 90 से कट गया 4 टाइम्स में, 7 से 7 कट गया सर, 4 से 2 से 4 कट गया 2 बार में, और ये 11 कट गया। तो बताओ मेरे को ये कितना आ गया? 14 प्लस में 11। 14 प्लस में 11 कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे अगले सवाल पे, ठीक है? समझ रहे हो सभी? इतना आसान सवाल है, इतना आसान आसान सवाल आ रहा है। बताओ, आगे बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। बताओ, फॉर्मुला बेस्ड सवाल, कितना आसान सवाल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया सर हाफ होगा, सेमी सर्कल जस्ट हाफ होता है, आधा होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया इन टर्म्स ऑफ आर अगर हम बोलेंगे तो कितना होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन पूछा है डी में कि जिसका डायमीटर डी है
वैसे सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए इतना आसान है। आप इसको वर्बली भी कर सकते हो बिना लिखे, अगर दिमाग पे कर पा रहे हो बेहतर बात है, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं कर पा रहे तो मैं करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। ये हो जाएगा हाफ, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, यही देख लेते हैं। हालांकि ये अगला सवाल था, ये अगला सवाल था, समझ रहे हो सभी। चलिए कर लेते हैं, अगले सवाल पे कर लेते हैं। अगला सवाल था, अगला सवाल है ना, अगला सवाल कौन सा था, ये वाला। बिल्कुल, देखो ये वाला सवाल था ना, इसी पे काम करना है। ये तो ज़्यादा ही पार हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेमी सर्कल का क्या पूछा हुआ है आपसे, एरिया पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ डी। देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, हाफ पाई आर स्क्वायर आर के टर्म में। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। हमें ना आर का वैल्यू डी में निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला किस में पूछा है, डी में पूछा है ना कि आर में पूछा है। तो बस यहाँ पे बैठा दो हाफ पाई, पाई का वैल्यू पाई रख देंगे, क्योंकि पाई में ही पूछा हुआ है। आर की जगह पर डी रख देंगे, डी/2। तो डी/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लीकेशन में पाई, मल्टीप्लीकेशन में डी का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लीकेशन में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 गुना 2 कितना हो गया, 8, यानी कि आ जाएगा सर पाई डी स्क्वायर बाई 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इतना सरल सवाल, इतना आसान सा सवाल आ गया, समझ गए सभी। तो केवल और केवल कई बार क्या होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फॉर्मुला बेस्ड सवाल पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे सभी को। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखोगे। अगला सवाल यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा सर कि एक सर्कल है, यहाँ पे ये 14 है, ये 14 है, और ये 60 है, यानी सेंट्रल एंगल 60 दे रखा है, और रेडियस कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, और उसके बाद मेजर सेगमेंट का एरिया भी आपसे पूछा हुआ है। देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन ऐसा सवाल फॉर्मुला बेस्ड आता है, अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर माइनर वाला सेगमेंट, तो पहले तो माइनर वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया निकालना है, मैं अभी जस्ट बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकाल लेना है, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। समझ रहे हो सभी कोई, सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। चलिए निकालते हैं। सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, बहुत बात। आगे, आगे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा सर माइनस एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो आप सोच करके बताओ थीटा का वैल्यू कितना दे रखा था 60, तो यहाँ रख देंगे 60, अगले स्टेप में रख देते हैं या यहीं रख देते हैं, कोई बात नहीं, 60 रख देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा सर कितना, पाई का वैल्यू 22/7 गुना में 1/6 था, बहुत सही। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्यों ना हम कॉमन ले ले, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो केवल अंदर फंस जाएगा हाफ मल्टीप्लीकेशन साइन 60, साइन 60 कितना होता है, आप बोलोगे √3/2 होता है। आर स्क्वायर बाहर ले लिया, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 14 गुना 14 लिख देते हैं, कैंसिलेशन में आसानी पड़ेगा। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 3 बार में कट गया, ये 11 बार में कट गया, 21 हो गया, और यहाँ पे 4 है। 21 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 गुना 4 कितना हो जाएगा, 21 गुना 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44, और यहाँ पे हो जाएगा 21 √3। समझ रहे हो, हाँ सर। यहाँ आ गया 14 और यहाँ आ गया 14, तो बस कैंसिलेशन करना है। 21 कट गया 3 बार में 7 से, और ये कट गया 2 बार में सर, 2 से कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया ये 7 बार में। कितना आसान हो गया, बहुत सही। आगे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। √3 का वैल्यू आप बैठाना चाह रहे हो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप आंसर इसी में छोड़ सकते हो। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, समझ रहे हो। अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के यहाँ पे इसको रख देना है, और रख करके सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। मैं तो बोलूंगा सर कि यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोला ही नहीं है कुछ क्लियर कि कहाँ पे आंसर छोड़ा है। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया। सर मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाला एरिया निकालना है। तो आपको दिख रहा है सर कि पूरा सर्कल के एरिया में अगर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे, ये वाला एरिया माइनस कर दे, तो आप दिख रहा होगा सर कि करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सर्कल का एरिया, उसमें से सेक्टर यानी सॉरी सेगमेंट का एरिया माइनस कर देना है, छोटा वाला, तो क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। कर लोगे सभी, कितना आसान है, कर लोगे ना। चलो इसका आंसर जो है वो सभी कोई कैलकुलेट करके कमेंट में बताओगे, समझ गए। मैं चेक करूंगा किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। कैलकुलेशन भी तो मैटर करेगा, केवल एग्जाम देने से थोड़ी होगा। बैठ गए कैलकुलेशन हो नहीं रहा भाई, हाँ बताओ कैसे चलेगा ये सारा कुछ, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए करेंगे, ठीक है, आंसर बताओगे सभी को। अगले सवाल पे चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में। अगला सवाल हमारा कौन सा आ रहा है, अगला जो सवाल है देखो, यहाँ पे सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। एक कार है जिसके पास 2 वाइपर है, वाइपर समझता है सभी कोई, वाइपर वही होता है सर, सामने शीशा पे लगा होता है ना, पानी वगैरह बरसातों के दिनों में हटाने के लिए, बिल्कुल वही बात होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाइपर को ले लेना है, एक सेकंड, वो वाइपर को ले लेना है, ठीक है, वो वाइपर को ले लेना है, और उसके बाद काम करना है। एक सेकंड रुकोगे, थोड़ा सा हिंट करोगे।
चलिए आगे देखेंगे। तो ये जो वाइपर लिया हुआ है वो ओवरलैप नहीं करे। ऑब्वियस सी बात है, वाइपर लगा होता है, थोड़ा डिस्टेंसेस पे लगा होता है, दोनों ही वाइपर जो होता है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता है। शीशे को पानी वगैरह अगर आता है तो उसको साफ करने के लिए, सो दैट विजिबल हो सामने रोड। ठीक, चलिए आगे देखेंगे सभी को। तो एक वाइपर है, एक कार है जिसके पास दो वाइपर है जो ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक बात है, ये तो हमें पहले ही पता था। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर का जो लेंथ है, मान लो सर ये वाइपर हो गया, यहाँ पे फिक्स करा हुआ है, और ये वाइपर का लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर। हर वाइपर का लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो स्वीप करता है यानी कि जो रोटेट करता है वो कितने एंगल पे करता है, तो 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। और 120 डिग्री एंगल रोटेट करेगा तो कितना एरिया क्लीन कर देगा हर एक स्वीपर ब्लेड के द्वारा, यानी कि एरिया क्लीन कर देगा वो निकालना है। ठीक है, तो आसान है, टोटल एरिया क्लीन निकालना है। टोटल बोल दिया मतलब दो बोल रहा है तो दोनों को लेके चलना है, ना कि एक को लेके चलना है, दोनों का दोनों साथ लेके चलना है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसको अगर रेडियस मान ले तो ये एज अ सर्कुलर आर्क क्रिएट करेगा और एक सेक्टर के एरिया में ही एरिया को स्विफ्ट करेगा। उस सेक्टर का एरिया बस निकाल लेना है और 2 से गुना कर देना है, क्योंकि हर सेक्टर, हर एक वाइपर का जो लेंथ है वो बराबर है। और ये अगर 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो अगला वाला भी 120 डिग्री सबटेंड करेगा। तो जितना एरिया वो कवर करेगा ये भी उतना ही एरिया कवर करेगा। तो टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स। 2 क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, दो दो वाइपर है, हाँ जी सर। मल्टीप्लीकेशन में एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बटा 360, गुना में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू सर 22/7 लेने बोला है, वही लेके चलेंगे। मल्टीप्लीकेशन में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। सर कट गया 3 बार में, 27 से एक 21 कट जाएगा, 21 दूनी 42, 42 का 11 गुना कितना होता है, 462। 42 का 11 गुना 462 गुना में 2, 462 का कर लो डबल, 42 का 2 गुना 92, 920 और 4, 920 और 4 कितना हो गया, 924। 924 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ गए, कितना आसान है। देखो कैलकुलेशन भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं होता है कि अलग से आप पेन कॉपी निकाल करके और एक्स्ट्रा सीट लेकर के बैठ गए कि हाँ सर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। समझ गए, चलिए अगला सवाल पे कूदते हैं। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखोगे। अगला सवाल क्या है, एक सेकेंड। अगला सवाल, हाँ जी, अरे ये तो केस बेस आ गया, सीधा ही केस बेस, ऐसे कैसे हो रहा है भाई। हाँ ये सवाल देखिए, फिगर बेस सवाल है, थोड़ा सा नोटेशन इधर उधर हो गया है, दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम दिखा रहे हैं। देखो एसी जो है ना, एसी यहाँ पे है, देखो मैं बता रहा हूँ, एसी कहाँ पे है, यहाँ पे देखो। एसी जो है ये यहाँ पे कहाँ है, सर ये एसी यहाँ रहा, ये रहा एसी, ये रहा एसी। यहाँ बी है और यहाँ डी है और यहाँ ओ है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है लेकिन सर्कल के डायमीटर पे बना है, और सर्कल के डायमीटर पे बना ट्रायंगल पे हमेशा और हमेशा 90 बनता है। आपको पता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। तो ये हिंट था और आपको खुद ही समझना था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एसी का लंबाई 24 दे रखा है, बीसी का लंबाई नहीं दे रखा है, एबी का लंबाई कितना दे रखा है, एबी का लंबाई, ए बी का लंबाई कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और ए सी का लंबाई 24 है। एक्चुअली यहाँ पे ये 7 होना चाहिए है ना, तो यहाँ पे बी सी है, ध्यान रखना बी सी है, ए बी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 7 होगा, ये 24 होगा, तभी तो ये 25 होगा, क्योंकि 7 24 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 25, और ए बी एक्चुअली सर्कल का डायमीटर है, यानी इनडायरेक्टली डायमीटर मिल गया मेरे को 25, और डायमीटर अगर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 25 का आधा यानी कि 12.5। कैलकुलेशन के लिए कभी भी डेसिमल टर्म यूज नहीं करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ही यूज करेंगे, इस बात को ध्यान। चलिए अब सीधा सीधी आ जाते हैं, सर एरिया क्या निकालना है, शेडेड वाला। शेडेड वाला कौन कौन है, ये वाला सेक्टर हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, एक सेक्टर है लेकिन यहाँ 90 बन रहा है, इट इज गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मार्क नहीं करा हुआ है लेकिन फिगर पे आप मार्क कर लेना, ये 90 गिवन है, इसका मतलब समझ जाना ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो गया, इसका एरिया लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला एरिया भी लेना है जो साइड साइड से शेडेड वाला दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। कैसे लेंगे, देखो इधर, सर हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल और केवल क्या करना है, पूरा सर्कल का एरिया निकाल देना है। पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करना है, वो रीजन जहाँ पे शेड नहीं है उसका एरिया माइनस कर देना है। समझ रहे हो सभी, तो आप बताओ पूरा सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा, सोच के बताओ, पूरा सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना होगा एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन, अनसेडेड रीजन वाला एरिया को माइनस करना होगा। चलिए बनाते, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस का अनसेडेड रीजन, अनसेडेड में ये ट्रायंगल आ गया और ये एक क्वाड्रेंट आ गया, क्योंकि इधर 90 तो इधर भी 90, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेंट हो गया। हाँ जी सर, तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल को पिक कर लो, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर कितना है, 24 है,
मल्टीप्लीकेशन में बेस आ गया 7 प्लस राइट एंगल ट्राइंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया तो आपको पता ही है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। आप बताओ मेरे को, यहाँ पे 2 से कट गया 12, 12 में 24, 12 सत्ते 84 होता है, माइनस का 84 इधर छपेगा सर। आप बताओ ये इधर को जब आएगा तो माइनस, माइनस का 1/4 पाई आर स्क्वायर में से 1/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 3/4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर का वैल्यू बैठा दो, आर कितना है 25/2, 25/2 और गुना में कितना आ गया 25/2 आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन है करेंगे सर। 2 से कट गया 11 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। 25 का स्क्वायर 625, 625 का 3 गुना कितना हो गया 1875, 1875 का गुना कर लो कितना 11 में, नीचे कितना आ गया 4 का डबल 8 और 88 कितना होता है 56, 56 हो गया माइनस का 84। समझ गए, तो बस कैलकुलेशन है, यहाँ से आप 11 से गुना कर लो, 11 से गुना करके और यहाँ पे फर्दर कैंसिल कर देना है 56 से, यानी डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। करके बता दे, चलो करके बता दे रहे हैं, ध्यान से रखना सर। 11 से गुना करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 5 12 हो गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, एक हाथ में 8 और 1 9 और 1 10 हो गया एक हाथ में, और एक आ जाएगा 2। ठीक है, और बटा कितना 56, 56 से काट लो सर, 56 से कितने बार में कट जाएगा सर, 3 बार में कट जाएगा, कितना हो गया आप बोलोगे 6 18 168 हो गया, 168 यानी 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 यानी 382, 382 कितने बार में कटेगा सर, आप बोलोगे 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में 380 होता है, 5 बार में है ना, 5 बार में 380 होता है, 380, 380 56 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 बार में कट जाएगा, नहीं कटेगा, पार हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 बार में लगा दो, 6 बार में लगाएंगे तो 56 का 6 गुना 6 6 36 हो गया, और 300 336 हो जाएगा, 336 माइनस कर दो 380 में, 380 माइनस 336 कितना हो जाएगा आप बोलोगे 44, 44 हो गया, 44 और 4 कितना हो गया 445, 445 को डिवाइड करना है 56 से, 445 को डिवाइड करना है 56 से, डिवाइड कर लो कितने बार में लग जाएगा सर, 56 का अगर मैं 8 गुना भी कर लूँ तो 68 48 400 पार हो जाएगा, समझ रहे ना, तो 7 गुना करना पड़ेगा, यानी ये आएगा लगभग 7 पॉइंट समथिंग, 367 पॉइंट समथिंग, 367 पॉइंट समथिंग, समझ रहे ना। 1 डिजिट में और जाना पड़ेगा और उसमें से माइनस कर देंगे 84, यहाँ से माइनस करेंगे और माइनस करके फाइनल आंसर आ जाएगा 17 में से 4, समझ रहे हो ना, बाकी माइनस कर लेना है, माइनस कर लोगे सभी कोई, आसान है, मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लिया, केवल माइनस करना है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए सर यहाँ पे आज ये वाला सवाल भी पूरा डन हो गया अच्छे तरीके से। अगले सवाल पे चलेंगे, देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, एक सेकंड रुकोगे, हाँ सर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, केस बेस्ड स्टडी टाइप है ना, केस बेस्ड स्टडी टाइप जो सवाल होता है वो आपको अक्सर मिलेगा, और इस चैप्टर से तो एक सवाल मिलेगा। देखो 23 में पूछा हुआ सवाल है, सीबीएसई अगर देखेंगे तो मार्किंग देख लो, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखते हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है सवाल, ध्यान से सुनोगे सर। एक सर्वे करा गया है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एंड एडवर्टाइज, समझ रहे हो, एडवेंचरस प्लेग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब एक हिल है, हिल के ऊपर में यहाँ पे कुछ प्लेग्राउंड को बनाया गया है। ठीक है, और वहाँ पे किनारे पे अगर देखोगे तो पार्किंग एरिया भी इस तरीके से ये बनाया गया है, ये पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया किस शेप में है तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है सेमी सर्कुलर एरिया है। ठीक है, सेमी सर्कल के शेप में है, बाकी जो प्लेग्राउंड है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल से। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो इस तरीके से मेंशन कर रखा है, यहाँ पे फिगर पे दिख जाएगा, लंबाई जो है वो 14 है और ब्रेथ कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रहा है यहाँ पे ये जो 2 क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, ठीक है ना, क्वाड्रेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पोर्शन 1 हो गया और ये सेकंड पोर्शन हो गया, दोनों ही क्वाड्रेंट है। अच्छा, दोनों ही क्वाड्रेंट जो गिवन है उसका रेडियस कितना है तो आप बोलोगे 2 यूनिट, तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 2 यूनिट रेडियस है, तो ये हो गया 2 यूनिट। ठीक है, अब आप सीधा सीधी सवाल पे अटैक करोगे, पता है केस बेस्ड स्टडी में क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं इसलिए क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में रह जाते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, जितना भी केस बेस्ड स्टडी आता है ना, आप सवालों पे फोकस किया करो, केवल और केवल सवालों के डाटा पे फोकस किया करो, क्या निकालना है और कहाँ से वो डाटा मिल रहा है हमको, बस उतना सिलेक्शन करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। बताओ, फिगर से ही पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन आ रहा था। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपको कुछ सवाल पूछा गया। पहला सवाल, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया जो है वो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पूछा है, कितना आसान सवाल है। पेरीमीटर का सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर, अरे यही तो होता है भाई, सेमी सर्कुलर लेंथ ऑफ आर्क प्लस डायमीटर, तो बस यहाँ से जोड़ लो, तो ये कितना हो गया आर कॉमन पाई प्लस 2, आर कॉमन पाई प्लस 2, आर का वैल्यू कितना है 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो 7/2, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, 22/7 और 14, तो 14 और 22 कितना हो गया 36, 36 बटा में कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 7 आ जाएगा 18, कितना आ गया 18, कितना आसान सवाल है, 18 यूनिट, समझ रहे हो ना। तो इतना आसान सवाल हो गया कि टोटल पेरीमीटर पूछ लिया सीधा सीधी। अगला सवाल पे चलते हैं, टोटल एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, दोनों क्वाड्रेंट का टोटल एरिया, ये वाला और ये वाला जो क्वाड्रेंट दिख रहा है दोनों का एरिया, क्या कर लोगे
सर रेडियस सेम है तो एरिया भी बराबर होगा। एक का एरिया निकाल करके डबल कर लेंगे, तो एक का एरिया निकाल करके डबल कर लेंगे तो मिल जाएगा टोटल एरिया। बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। हाँ, और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, जस्ट डबल कर देंगे तो क्वाड्रेंट प्लस क्वाड्रेंट क्या मिल जाएगा? सेम रेडियस का एक सेमी सर्कल। और इस वाले सेमी सर्कल का एरिया पूछा है जिसका रेडियस कितना है 2 यूनिट। तो बताओ निकल जाएगा। हाँ सर, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ हो गया, मल्टीप्लीकेशन पाई हो गया 22/7, और मल्टीप्लीकेशन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 2 है, गुना में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 44 बटा कितना आ जाएगा? 7। 44/7 को सॉल्व कर लो, 6.2, समझ रहे हो? 6.2 हो गया, और फिर 8 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? अगला सवाल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट, 2 रुपीज के मतलब पर यूनिट 2 रुपये के खर्चे से पूरे के पूरे पार्किंग एरिया और प्लेग्राउंड को अगर हम फेंसिंग करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेंसिंग करना है प्लेग्राउंड को और फेंसिंग करना है पार्किंग एरिया को। तो प्लेग्राउंड क्योंकि रेक्टेंगल का है तो फेंसिंग करेंगे तो पेरीमीटर, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल को अगर आप यानी कि पार्किंग एरिया को अगर आप फेंसिंग करोगे तो केवल और केवल बाउंड्री लेंथ को क्या करेंगे? फेंस करेंगे। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर और प्लेग्राउंड का पेरीमीटर का सम टोटल निकाल लो कि टोटल कितने ही लेंथ में फेंसिंग कर रहे हैं, और 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से रेट लग रहा है, तो बस मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो यहाँ पे आप बताओ मेरे को, इसका पेरीमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। हाँ, और प्लस में कितना आ जाएगा इसका पेरीमीटर, जो कि होता है सर आप बोलोगे पाई आर प्लस कितना हो जाएगा? अच्छा, अभी तो कैलकुलेशन करा था इसका पेरीमीटर शायद। हाँ जी सर, देखो यहाँ पे है ना, ठीक है, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, समझ रहे हो? तो अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, ये तो 18 मैंने निकाल रखा था तो ये 18 हो गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू बैठा दो, ये 14 और 7 21, 21 का डबल 42, 42 और 18 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60 हो गया। तो बस 60 यूनिट पे क्या करना है? फेंसिंग करना है। 1 यूनिट का खर्चा 2 रुपया, तो 60 यूनिट को फेंस करने में कितना खर्चा बैठेगा? 7 का डबल यानी 120 रुपया। कितना आसान सवाल, समझ गए सभी कोई? इतना आसानी से ही सारा सवाल बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा कवर होता है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। समझ गए? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब देखो, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, 2 टॉपिक हमने कवर कर लिया, एक सर्कल भी कवर कर लिया, लगे हाथ मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी निपटा दिया। अब केवल और केवल बचता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहां से एक सवाल 5 मार्क्स में तो आना ही आना है। और एक सवाल कई बार क्या होता है, केस भी स्टडी टाइप में पूछ देता है, थोड़ा सा घुमा करके पूछ देता है, लैंग्वेज में बच्चे फंस जाते हैं, तो उस पर बेस भी मैंने सवाल लिया हुआ है और उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इस पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है और फार्मूलाज है जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ फिगर्स है, जो स्पेसिफिक फिगर्स है जिन पे सवाल बनता है, उस पे ही मैंने चर्चा करा हुआ है। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है सर? रेक्टेंगुलर बेस पे अगर हम यहाँ पे कोई प्रिज्म क्रिएट कर दे, यानी कि कुछ हाइट प्रोवाइड कर दे, जैसे कि क्यूबॉइड में साधारण एग्जांपल ले सकता है, बुक हो गया, ये सब कुछ है ना, जिस रूम में आप खड़े हो सर, जिस रूम में आप बैठे हो, वो सारा का सारा क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप आपको पता है, ये जो स्क्रीनिंग हो गया है ना, पूरा का पूरा क्यूबॉइड शेप का है, 3D अगर विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सर कि कौन सा फिगर क्या होता है, ये मैंने इस तरीके से बना रखा है। टोटल सरफेस एरिया, देखो यहाँ पे हमसे सवाल पूछेगा तो केवल और केवल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से पूछेगा। सरफेस एरिया यानी सरफेस का एरिया निकालना है। सरफेस एरिया 2 तरीके से निकाला जाता है किसी भी फिगर का। अगर आप कोई सा भी फिगर लेते हो, कोई सा भी फिगर लेते हो, ठीक, कोई सा भी फिगर लेते हो, तो उस वाले फिगर का सरफेस एरिया अगर निकालना है तो 2 तरीके से, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में आप केवल और केवल उस फिगर के साइड्स में जितने भी सरफेसेस है उन सभी सरफेसेस का एरिया का सम लेते हैं। भाई अगर हम टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स सर जितने भी सरफेसेस इन्वॉल्व है उस फिगर में, उन सारे के सारे सरफेसेस के एरिया का सम इंक्लूड करना है आपको और सारा का सम करके बता देना है, वही टोटल सरफेस एरिया। समझ गए सभी? बहुत सही। अच्छा, लास्ट में क्या बचता है सर हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी चीज को बनाने में कितना मटेरियल लगा, लाइक मान लो सर ये मार्कर है, तो मार्कर को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, जिस भी चीज से ये बना है कितना क्वांटिटी में यूज हुआ है, वही इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। या आप अगर रूम में हो, ठीक है, तो रूम में कितना एयर फिल्ड है, वो उसका क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर आप एक कंटेनर ले लो तो उसमें कितना कोई भी चीज भरा जा सकता है, कितना कोई भी चीज कंटेन कर सकता है, दैट इज सेड टू बी द वॉल्यूम। वही हमारा वॉल्यूम कहलाता है। ठीक, चलिए सर। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मुलाज है जो आपको ध्यान रखना है, मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एस प्लस एल एस होता है, आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का अगर हम बात करें तो क्यूबॉइड एक प्रिज्म होता है, किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट करके मिलता है।
तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा बेस एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल शेप होता है, मल्टीप्लीकेशन में हाइट, दैट इज LBH। समझ गए सभी को? लंबाई L हो गया, ब्रेथ B हो गया, और यहाँ पे H कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो LBH। डायगोनल कितना होता है, तो डायगोनल ध्यान रखना है अंडर रूट पूरे पे, ध्यान रखना अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर डायगोनल ऑफ एनी क्यूबॉइड। समझ गए? चलिए अगले सवाल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एरिया ऑफ फोर वॉल समटाइम्स पूछ लेता है। एरिया ऑफ फोर वॉल वही होता है जो इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है, और इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि साइड्स में जो चार फेसेस है, चार रेक्टेंगुलर फेसेस है, उनका टोटल एरिया का सम कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना ये होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, यानी 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट होता है, तो उसमें 2 खुद ब खुद आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला स्लाइड। अगला स्लाइड ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड, ये ज्यादा ही आगे हो गया। हाँ देखो, क्यूब है ना, क्यूबॉइड के बाद क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड के बाद क्यूब आ जाएगा। हाँ चलिए सर, तो ये क्यूब हो गया। देखो क्यूब, क्यूब का अगर हम बात करेंगे ना, क्यूब का अगर हम बात करेंगे, तो क्यूब क्या होता है, देखो इधर ये एक इस तरीके से स्क्वायर बेस पे बना एक बक्सा होता है, उसी को क्यूब बोलते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसका लेंथ अगर साइड मेजर अगर ए मान लेते हैं, तो आप बताओ मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। सर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है, और डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, √3 है। ठीक है, ध्यान रखो। आगे हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का। सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है इस तरीके का होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में अगर ये बेस का बात करें तो बेस सर्कुलर होता है, रेडियस कितना हो जाएगा, बेस रेडियस जनरली हम लोग R लेके चलते हैं, और हाइट कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेंडर का, सर एरिया ऑफ बेस कितना होता है, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, यानी कि बेस पेरीमीटर में हाइट को मल्टीप्लाई करके मिलता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया जब भी निकालना हो, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, सामने के सरफेस एरिया में आपको बेस एरिया को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों का। ठीक है, तो जब एड ऑन करेंगे तो एड ऑन करके फॉर्मुला बनेगा 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो फॉर्मुला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसा चैप्टर है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, बिना फॉर्मुला के तो बात बनना ही बन रही है। आपको फॉर्मुला ध्यान रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मुला के बात बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए सर, तो फॉर्मुलाज को मैं रिकैप करवा दिया हूँ सारा का सारा। वॉल्यूम कैसे निकलता है, तो वॉल्यूम ध्यान रखना है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, वही बात है बेस एरिया मल्टीप्लीकेशन हाइट करके मिलेगा। बेस क्योंकि सर्कुलर शेप होता है, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन एच हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे या अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास कोन आता है, राइट सर्कुलर कोन। आपको पता है टोपी शेप या आइसक्रीम कोन जो शेप आपने सुना होगा, वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर ये कोन का बात करेंगे तो यहाँ पे बेस सर्कुलर होता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये एपेक्स पॉइंट होता है, जो न्यूक्लियर वाला पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट, और उस वाले पॉइंट से बेस का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो सेंटर का लाइन ज्वाइनिंग होता है, वो कितना मीटर ऊंचा है, उसी को एच बोलते हैं, हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं। ये वाला जो लेंथ होता है स्लाइंट पे, यानी साइड वाला, उसको बोलते हैं स्लाइंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखोगे सर कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया, सर कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया दैट इज पाई आर एल प्लस आर होता है। वॉल्यूम का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर हम स्पेयर का बात करेंगे, गोला है ना, आपको पता ही है गोला शेप, तो गोला शेप जो होता है, गोलाकार शेप जो होता है, जो फुटबॉल शेप होता है, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक ही साइड से अगर देखेंगे, इससे अलग कोई सरफेस एरिया नहीं होता है, तो टोटल भी यही है, तब भी यही। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसका वॉल्यूम का, तो 4/3 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हेमीस्फेयर क्या होता है, हेमीस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है, हाफ कर देंगे तो आपको पता है कि एक नया सरफेस क्रिएट हो जाएगा नीचे पे, जो कि सर्कुलर बेस हो जाएगा, तो एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब एरिया अगर हम देखेंगे तो केवल हाफ नहीं होगा, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर देंगे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में बेस सर्कुलर एरिया भी जुड़ गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सर्फेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। सर सरफेस एरिया केवल अगर बात करेगा तो कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्वांटिटी जो है वो आधा लगेगा उस चीज़ को बनाने में, हेमी का मतलब ही होता है हाफ, जस्ट हाफ। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन पे बेस्ड सवाल लेते हैं, जो सवाल एग्जाम में बनेगा। वो तो मैंने फॉर्मुला रिवाइज करवा दिया आपको, फॉर्मुलाज आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मुला के क्वेश्चन नहीं लगना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कोन का हाइट 24 है और रेडियस कितना है सर यहाँ पे 7। देखो ये सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा मेरे हिसाब से।
तो जो सर यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन जो है पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता, मैं अप्रोच बता रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन गिवन है पहली बात, ऑप्शन गिवन है पहली बात तो। अब इसमें से कौन सा जवाब होगा और कौन सा जवाब नहीं होगा वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही आपको पता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि सर कर्व सरफेस एरिया निकालो या कुछ भी निकालो, आपको पता है पाई आना ही आना है। पाई में कितना छिपा होता है 22, और 22 में छिपा होता है 11, जो कि प्राइम संख्या है, यानी आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल तो आना ही आना है। अब आप सोच करके बताओ, अगर आंसर 11 का मल्टीपल होगा तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये आंसर हो सकता है? तो 8 5 13 और 2 11, हाँ बिल्कुल हो सकता है 11 का मल्टीपल। ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, यानी एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, लेकिन 3 में हम लोग फंस गए। तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा? सॉल्व करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है ना आपसे, हाँ। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया यही होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, 22/7 गुना आर, आर कितना हो गया 7 हो गया, गुना में एल कितना हो गया, एल हो जाएगा 24 25, है ना। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो एल हो जाएगा 25, क्योंकि आपको भी पता है आर एच एल क्या होता है, ट्रिपलेट फॉर्म करता है हमेशा। 7 से 7 कट गया, 25 का डबल कितना हो गया आप बोलोगे? 25 का डबल कितना हो गया? 50 हो गया, 50 का 11 गुना कितना होता है? 550 हो गया। साफ साफ दिख रहा होगा सर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C, ठीक है। तो ऐसे सवालों में केवल फॉर्मुला बेस्ड सवाल होता है, फटाफट से फॉर्मुला लगाना है, वैल्यूज को रखना है और सॉल्व कर देना है, सीधा सीधी आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल दिख रहा होगा, सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स फिट एग्जैक्टली इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2 है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल क्यूबिकल बॉक्स। ले लेते हैं क्यूबिकल बॉक्स, ले लेते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स के अंदर में क्या रख दिया गया है? तो आप बोलोगे एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल को रखा गया है। आप सोच के बताओ, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? कॉन्सेप्ट एकमात्र यूज होगा कि सर जब भी क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कोई स्फेरिकल बॉल को प्लेस करते हैं, तो उस बॉल का जो एक्चुअल डाईमीटर होगा, वो डाईमीटर किसके इक्वल होगा? वो बराबर होगा क्यूब के साइड मेजर के इक्वल होगा। तो सोचो, क्यूब का साइड मेजर अगर 2 है तो डाईमीटर भी 2 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ए। रेडियस अगर ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बॉल का? रेडियस अगर ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बॉल का? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर का वैल्यू यहाँ पे ए है, तो 4/3 पाई ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे कितना आसान है, देख रहे हो, फॉर्मुला बेस्ड सवाल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो सर केवल और केवल देखना है और आंसर मार्क करना है, देखना है और आंसर मार्क करना है, ऐसा ऐसा सवाल आता है वन लाइनर। 20 में 20 तो ऐसे ही ला सकते हो आप। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस क्या होगा? है ना, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन हाँ बन जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे तो CSA दे रखा है सर। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है किसी भी सिलेंडर का? कर्व सरफेस एरिया का अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है? 94.2 गिवन है। कितना गिवन है? 94.2। 2 मल्टीप्लीकेशन में पाई, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है? 3.14। मल्टीप्लीकेशन में रेडियस कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे रेडियस निकालना है आपको, हाँ। और हाइट कितना गिवन है? हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा होगा 314 से कट गया सर कितने बार में? ये 3 बार में कट गया पूरा पूरी। हाँ जी सर, लेकिन ध्यान रखना डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा। सर 5 से 2 10, 10 से 10, यानी आर बराबर 3। आर बराबर 3 आ गया, आर बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, आर बराबर 3। कितना सरल सवाल, सीधा फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, समझ गए सभी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी को, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट से देखेंगे और आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए मार्क करेंगे सभी को जल्दी से। बना किसी का? The radius of the base and the height of a right circular cylinder are in the ratio 2:3. You have to find the total surface area if the volume is given as 1617. ओके, देखिए आसान है और अभी सवाल है, फटाफट से उड़ाते हैं सबको। सारा का सारा सवाल फटाफट से उठ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधी वॉल्यूम गिवन है, सिलेंडर का बात करा, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है भाई। वॉल्यूम कितना गिवन है? 16 17, हाँ जी सर। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है? 22/7। आर का वैल्यू कितना गिवन है? अच्छा, रेडियस का और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस का और हाइट का रेशियो अगर गिवन है तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? 2x, और हाइट कितना हो जाएगा? 3x यूनिट। समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर रेशियो गिवन है तो एक्चुअल साइड मेजर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल टाइम सेलेक्ट करके बात करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में हाइट कितना हो जाएगा? 3x। समझ गए? तो बस यहाँ से उड़ा दो सर, ये 11 से कटेगा क्योंकि 11 से 2 बार में, 11 से कट गया 1 बार में, 51, 4 बार में, 7 बार में, ठीक है। अच्छा और भी कुछ कट रहा है? और भी कुछ कट रहा है?
देख करके बताओ, और भी कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो 147 हो गया। 147 एक्चुअली कितना होता है, तो 7 का 21 गुना होता है। 7 का 21 गुना होता है, यानी 7 का क्यूब गुना में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 इधर भी तो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर यहाँ मिल गया, 49 का 3 गुना, 7 का स्क्वायर और 7 यहाँ से 7 क्यूब हो गया और गुना में 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे कितना आ जाएगा, नीचे इधर बचा हुआ है 8 एक्स क्यूब और गुना में 3, 3 से 3 कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर सर 7 का क्यूब बटा 8, 8 होता है 2 का क्यूब, यानी एक्स बराबर 7 बटा 2, एक्स बराबर 7 बटा 2, एक्स बराबर 7 बटा 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2 टाइम्स 7/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितना हो जाएगा, 3 गुना, इसका 3 गुना कर देंगे तो 21/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। ये हाइट आ गया और ये क्या आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया। आपसे सीधा सीधी पूछा हुआ है टोटल सर्फेस एरिया। चलो जी, टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा बताओ मेरे को। टी एस ए क्या होता है किसी सिलेंडर का, तो आप बोलोगे ये होता है सर 2 पाई आर मल्टीप्लीकेशन में एच प्लस आर। बस फॉर्मूला यूज करना है, 2 मल्टीप्लीकेशन आर, पाई हो गया 22/7, आर आर का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 7 ही है। और एच प्लस आर कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 21/2 प्लस 7। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, 7 से 7 कट गया, इधर हो गया 44, इधर कितना हो गया 14 और 21, 14 और 21 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 35, 35 का आधा 2 से कट गया 22 बार में, 35 का डबल 7, सर 70 का 11 गुना यानी 770। कितना आसान है ना, तो 770 हो गया है ना, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए सभी, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला भी सवाल पूछा जाता है, अगर आपको पता हो तो सर बनाओगे, और फॉर्मूला नहीं पता है तो नहीं बनाओगे, इसका मतलब फॉर्मूला पे ही पकड़ बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ एक यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर से क्या किया गया है, दोनों ही एंड से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को बाहर किया गया है, होलोड आउट किया गया है, देखते हैं। तो यहाँ से क्या किया गया है, स्कूप आउट किया गया है हेमिस्फेयर को, इस साइड से भी स्कूप आउट किया गया है एक हेमिस्फेयर को, दिख गया सभी को। तो एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके दोनों ही कॉर्नर, दोनों ही एंड से स्कूप आउट किया गया है, यानी कि इसको काट करके बाहर निकाला गया है स्लाइसिस के रूप में। और ये किस शेप में है, तो आप बोलोगे हेमिस्फेयर, इधर से भी हेमिस्फेयर, ठीक है। हाँ, अब देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाँ जी सर। रेडियस कितना गिवन है, 3.5, यानी कि कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन के लिए हमेशा और हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हाँ जी सर। चलिए अब आगे, आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बहुत ही, बहुत ही गजब सवाल, बहुत ही ज़्यादा गजब सवाल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों एंड से स्कूप आउट किया गया है हेमिस्फेयर को, ठीक है, स्कूप आउट किया गया हेमिस्फेयर को। तो अगर स्कूप आउट करेंगे तो ये वाला पोर्शन बाहर हो गया, ये वाला पोर्शन बाहर हो गया, केवल और केवल सॉलिड बचेगा, तो केवल और केवल ये वाला बचेगा। ये जो बच रहा है ये वाले का एरिया बताना है, तो ये वाले का एरिया नहीं बता दोगे, आसान है। देखो कभी भी किसी सॉलिड से किसी भी चीज को काट करके बाहर निकाला जाए, या किसी सॉलिड के ऊपर दूसरे सॉलिड को अटैच करके एक नया सॉलिड क्रिएट किया जाए, ऐसे हर एक सवालों में ओवरऑल पूरे के पूरे नए सॉलिड का अगर सरफेस एरिया पूछा है, कुछ नहीं करना है, आसान होता है। उस पूरे के पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमेशा और हमेशा ये सोच लिया करो कि किन किन सरफेस पे पेंटिंग कर पाएंगे। तो आप बोलोगे देखो सर इसका कर्व सरफेस एरिया कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से कट आउट करा, यहाँ से कट आउट करा, कर्व सरफेस एरिया तो एज इट इज वही वाला है, यानी कर्व सरफेस एरिया वही छपा रहेगा, बिल्कुल। तो ये तो लेंगे ही लेंगे, और साथ का साथ यहाँ भी पेंटिंग कर पाएंगे, यहाँ भी पेंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो रीजन दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये नया क्रिएट हो गया, कटिंग करके नया सरफेस क्रिएट होगा ना। हाँ, तो वही बात है कि यहाँ से एक सरफेस एरिया, यहाँ से एक सरफेस एरिया और ये एक सरफेस एरिया, यानी ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा, हाँ सर, प्लस 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 क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 2 टाइम्स, क्योंकि सेम है ना। हाँ, तो 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यस हेमिस्फीयर, जो बोलना है बोल लो भाई। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, रेडियस सेम है ध्यान रखोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, आप बोलोगे 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ जी सर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, बचेगा एच प्लस 2 आर, क्या बच जाएगा एच प्लस 2 आर। 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोला है सर, नहीं बोला है, तो बैठा दो अपने से 22/7, और आर का वैल्यू 7/2, एच का वैल्यू कितना है 10, आर का वैल्यू 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, तो इधर से 17 आ गया, और 17 गुना 22, 34 का 11 गुना, यानी कि कितना हो गया 334 था ना, तो 374, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसान है, समझ गए, आसान सा कैलकुलेशन, आसान सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सवाल। चलिए आगे देखेंगे, कुछ और भी सवाल है इंपॉर्टेंट वन, उसको भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए छठा सवाल, वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज
सेंटीमीटर। देखो एक यहाँ पे पाइप है, मैं बना लेता हूँ फिगर तो आपको समझ में आएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाइप लिया गया इस तरीके से। हाँ जी सर, ये जो पाइप है इसका इंटरनल डायमीटर गिवन है। इंटरनल डायमीटर कितना है सर? 8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। हाँ जी सर। रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज गिवन। ठीक है, रेट ऑफ मैंने पानी फ्लो कर रहा है यहाँ से पाइप से, तो इसका रेट दे रखा है कि किस रेट से फ्लो कर रहा है, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड 80 सेंटीमीटर के रेट से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हर सेकंड पाइप के लेंथ के 80 सेंटीमीटर लेंथ को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखेंगे तो रेट जो है वो हाइट ही दे रखा है। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा बात है, यूनिट सेम है, बहुत सही। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 आवर? तो 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी निकलेगा, बाहर निकासी होगा, ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो आसान है, देखो सिंपल सी बात है, हर सेकंड पाइप के कितने लेंथ को कवर कर रहा है पानी? सर 80 सेंटीमीटर। तो इतना लेंथ लेकर के, इतना बेस रेडियस लेकर के, जो मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा पाइप का, उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर 1 सेकंड के विद इन यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। आपसे पूछा है 1 घंटे में, तो 1 सेकंड में अगर पता चल गया कि कितना पानी निकल रहा है, 1 घंटे में निकालना कौन सी बड़ी बात है? 3600 से गुना कर देना है केवल और आ जाएगा आंसर। हाँ जी सर, वही काम करेंगे। तो फटाफट बता दो मेरे को, कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 1 सेकंड में इस पाइप से कितना पानी बाहर निकल रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट, फ्लोइंग आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा? तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा, जल्दी से बता दो। सर आप बोलोगे कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड में जितना लेंथ कवर कर रहा है, उतना बेस रेडियस लेकर के, जितना वॉल्यूम होगा पाइप का, उतना ही अमाउंट ऑफ पानी बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुना में एच। एच कितना हो गया? 80 हो गया सर। तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है वो पानी 1 सेकंड के विदिन बाहर निकलेगा। हमसे पूछा है 1 घंटे में, 1 घंटा यानी कितना होता है सर? 60 गुना 60 यानी 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतना यानी कि 3600 सेकंड में कितना कवर करेगा? तो पाई इंटू 16 गुना में 80 गुना में 3600 सेकंड, बस। लेकिन ये आ रहा है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, समझ रहे हो? आपसे शायद लीटर में पूछा है क्या? हाँ हाँ, मैंने लीटर पूछा है, लीटर पूछा है तो लीटर में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो निपाटा में आ गया। बस केवल यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, केवल और केवल कैलकुलेशन। पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 16 का 8 गुना, ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा सर? 128 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में 36। बाकी तो आपको पता ही है, कर लोगे ना। इसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन है केवल, तो उम्मीद करते हैं मल्टीप्लीकेशन खुद से कर लोगे आप। ठीक है, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम। बहुत सही, तो ये आ जाएगा लीटर। बस अप्रॉक्स ही आंसर देना है, देखो लगभग मान देना। इस वजह से पाई का वैल्यू मैंने 3.14 लिया, क्योंकि अगर आप मान लो 22/7 बैठाते तो कैलकुलेशन करने के लिए डिवीजन करते, मल्टीप्लीकेशन करते, थोड़ा जल्दी पड़ता है, इस वजह से ये ले लेते। ठीक है, तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया करो, चीज़ें आसान पड़ेगा। अगले सवाल पे कूदेंगे। अगला सवाल ये रहा सर, सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ सवाल है, देखेंगे सभी। सीबीएसई 2020 में इतना आसान सवाल, देखो ये भी आसान सवाल है। रेशियो पे कई बार क्या होता है ना, सवाल बना लेता है। रेशियो पे कई बार सवाल बना लेता है। कितना आसान सवाल, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक कोन है, एक सिलेंडर है, रेडियस सेम है, लेकिन हाइट जो है वो 3 गुना है दैट ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के हाइट से जो कोन का हाइट है वो 3 गुना। ठीक है, तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। एक बात बताओ, वॉल्यूम मान लेते हैं सर, यहाँ पे सिलेंडर का निकाल लेते हैं पहले। तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम ये हो गया, रेडियस मैंने आर मान लिया, और एच कितना हो गया? हाइट हो गया। अच्छा बताइए मेरे को, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो कोन का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? 1/3। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर होगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सिलेंडर का हाइट अगर एच माना, तो कोन का हाइट, क्योंकि सिलेंडर के हाइट का 3 गुना है, तो सिलेंडर के हाइट का 3 गुना, तो सिलेंडर का हाइट एच था, तो कोन का हाइट कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। समझ गए? अब आपसे पूछा है उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो आप एक बात बताओ सर, पहले कोन लिखा है फिर सिलेंडर, तो जिस ऑर्डर में वो लेबलिंग कर रखा होगा, वॉल्यूम का रेशियो भी उसी ऑर्डर में लेना है। यानी आप पहले वॉल्यूम लिखोगे कोन का, फिर वॉल्यूम लिखेंगे सिलेंडर का, और उसका रेशियो ले लेंगे। तो चलो इसका रेशियो ले लेते हैं, 1/3। अच्छा एक काम करें, 3 से 3 कट ही गया भाई, 3 से 3 कट गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर एच बच गया। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका भी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच।
तो आपको दिखा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम तो सेम हो गया, और जब वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:1 मिल जाएगा। समझ गए? इतना साधारण सवाल। चलिए सर आगे चलेंगे अगले सवाल पे। यहाँ बोल रहा है एन एम्प्टी कोन हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक एम्प्टी कोन है यानी खाली कोन है, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ फिल कर लेते हैं। रेडियस जो है वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट so that the lower part of the cone which is 1/6 of the volume of the cone is unfilled। यहाँ पे बोल रहा है इसके अंदर आइसक्रीम भरा गया है। आइसक्रीम को भरने के दौरान क्या होता है कि आखिरी आखिरी कुछ सेक्शन तक, आखिरी कुछ कॉर्नर पर तक क्या होता है ना, आइसक्रीम फिल नहीं हो पाता। आप देखते होगे कि अंदर खाली होता है अगर आप खाए हो। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आप आइसक्रीम फिलिंग करोगे तो कुछ हद तक तो फिल होगा, और लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो है वो खाली रह जाता है। कितना पोर्शन खाली रह जाता है, 1/6 खाली रहता है। तो सोच के बताओ, आइसक्रीम जब इसमें फिल्ड करेंगे तो केवल और केवल इसके 5/6 वॉल्यूम ही फिल हो पाएगा। भाई 1/6 क्या हो गया, खाली हो गया। 6 हिस्सा में एक हिस्सा खाली है, तो बचा हिस्सा क्या होगा, भरा होगा। यानी 5/6 पोर्शन जो होगा वो फिल्ड होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि उसके ऊपर जब आइसक्रीम फिल्ड करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल टॉप लेता है इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि आप देखते हो आइसक्रीम कोन के ऊपर जो है वो एक हेमिस्फेरिकल कोन शेप में लगा रहता है। तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा क्रिएट हो रहा है आइसक्रीम कोन, इसका वॉल्यूम तो निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पूछा है कि कितना आइसक्रीम कंटेन कर रहा है, निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हेमिस्फीयर जो बन रहा है इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसमें तो पूरे तरीके से आइसक्रीम भरा हुआ है, प्लस में ये कोन का वॉल्यूम। लेकिन इस पूरे कोन का वॉल्यूम नहीं लेना है क्योंकि उसका 1/6 पोर्शन खाली है, तो इस पूरे कोन के वॉल्यूम का केवल 5/6 हिस्सा लेना, तो ले लेते हैं। तो 5/6 हिस्सा ऑफ कोन का वॉल्यूम दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर। कॉन्सेप्ट इतना ही है, समझ के सभी। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। कुछ कट रहा है क्या सर, कट नहीं रहा है लेकिन कॉमन आउट हो रहा है। कॉमन आउट क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना 5/6 मल्टीप्लीकेशन एच, और प्लस में ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई का वैल्यू कितना बोला है 3.14 ले लेंगे। 3.14 हो गया मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आर का वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आर हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 का डबल कर लो, यहाँ पे आर कितना है लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है कौन का 12। तो 3 ले लेंगे ना, यहाँ पे ले लो, 3 का डबल कितना हो गया 6 हो गया, और हाइट 12 है, 6 से कट जाएगा 2 बार में, और 5 का डबल कितना होता है 10। 10 और 6 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 आ जाएगा। समझ गए सभी कोई, हाँ जी, आसान हो गया। अब इसको गुना कर लो इससे और डिवाइड कर दो 3 से। तो 16 का 3 गुना 48, 16 का 3 गुना 48, और 16 का 14 गुना कितना होता है, 16 का 14 गुना कितना होता है, 256 में से 32 माइनस कर दो, यानी 224, 224 हो गया। 224 यानी 2.24, 224 यानी 2.24। तो 48 और 2.24 यानी कि कितना हो जाएगा 50.24, और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1, इस हो गया 6, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 22 हो गया ना, 7 हो गया, 14, 4.20, 20 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1674.6 सेंटीमीटर की, और यही सवाल का जवाब है, ठीक है। समझ गए सभी को, चलिए केवल कैलकुलेशन आसान। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल जो है वो सीबीएसई 2012-17 भाई साहब, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है यार, बहुत बार पूछ रखा है। चलो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सॉलिड है, और यहाँ पे बोल रहा है उसका ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा लेवलिंग करना पड़ेगा इसको, लेवलिंग तो करना ही पड़ेगा, एक सेकेंड लेवलिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, चलिए ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। डायमीटर 1.4 है, रेडियस कितना हो जाएगा 0.07, ये रेडियस हो गया। सर हाइट कितना है, हाइट का अगर हम बात करेंगे तो हाइट जो है वो 2.4, हाइट का बात करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर है। एक कोनिकल कैविटी है, उसका होलोड आउट किया गया। देखो ये राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर में से एक कोन को होलोड आउट किया गया है, और उस कोन का हाइट उतना ही लेना है जितना कि सिलेंडर का हाइट है, और बेस रेडियस भी उतना ही लेना है। मतलब इस शेप में इसको होलोड आउट कर देंगे तो बचेगा केवल और केवल ये वाला सेक्शन। ये जो बचा हुआ सेक्शन है उसका क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी एक्चुअल कैलकुलेशन करके यहाँ पे करना पड़ेगा, अप्रॉक्स कैलकुलेशन नहीं चलेगा बिल्कुल भी। समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, एक सॉलिड है उसमें से एक नए सॉलिड को कट करके बाहर कर रहे हैं, होलोड आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो कुछ नया सरफेसेस क्रिएट होगा। तो ओवरऑल जो सॉलिड क्रिएट होगा उसका सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो जो सरफेस में केवल और केवल पेंटिंग कर सकते हैं, केवल उन सारे सरफेसेस के एरिया का सम ले लेना है। तो कहाँ कहाँ पेंटिंग कर सकते हैं, तो उसके बताओ, क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में पेंटिंग कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर, तो कर्व सरफेस एरिया कोन उठा लेंगे। फिर आप क्या बताओ मेरे को यहाँ पे,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में पेंटिंग कर सकते हैं, तो आप बोलो कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसको भी ले लेंगे क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और ये वाला जो बेस दिख रहा है ऊपर में, ये वाला तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, तो इसको भी पेंटिंग कर सकते हैं, तो ये वाला भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी क्या क्या लेना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 π r h। फिर क्या लेना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज π r l। फिर क्या लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा सर टॉप का एरिया दैट इज πr² सर्कल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी गिवन बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस टॉप एरिया। बहुत, तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन पाई आर कॉमन, ये कॉमन वाला स्टेप जो होता है बहुत ही बेहतरीन स्टेप होता है, आप सभी को भी लेना है। तो ये हो जाएगा 2h प्लस कितना हो गया l और प्लस हो गया r। पाई का वैल्यू कितना बोला है, कुछ बोला नहीं है, उठा के लिख लो सर 22/7। आर का वैल्यू 0.7 हो गया, बहुत सही। एच का वैल्यू कितना था, 2.4 है, 2.4 का डबल कर देंगे 4.8 प्लस एल निकालना पड़ेगा आपको। चलो एल निकाल लेते हैं, तो ये 7 है, ये 24 है, तो वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 2.5 यहाँ पे, और आर कितना है 0.7, तो 2.5 प्लस 0.7, 2.5 प्लस 0.7, तो जोड़ लेते हैं 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 और 48 कितना हो जाएगा 80, 80 और पॉइंट लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया 0.1 टाइम्स में, और 8 का डबल 16 और 176 यानी 16.6, कितना आ गया 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, लगभग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, लगभग 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन इतना आसानी से हो रहा है, समझ लो, इतना ही आसानी से एग्जामिनेशन में भी आपको करना है। जैसे मैं अप्रोच बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, एकदम ऐसे ही करना है, ज़्यादा लिखना नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला सवाल। देखो लास्ट सवाल है, ध्यान देखो, ठीक है। केस बेस्ड स्टडी है, क्योंकि आपको भी पता है केस बेस्ड स्टडी सवाल जो है वो पूछा जाता है अक्सर, और इस पे एक सवाल बनता ही बनता है। आसानी से दिख जाएगा आपको। जॉन प्लान्ड अ बर्थडे पार्टी फॉर हिज यंगर सिस्टर। अपनी छोटी बहन के लिए जॉन ने बर्थडे पार्टी प्लान करता है अपने दोस्तों के साथ। दे डिसाइडेड टू मेक दे डिसाइडेड टू मेक सम बर्थडे कैप बाय देमसेल्फ एंड टू बाय अ केक फ्रॉम अ बेकरी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक है ना अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके लिए वहाँ पे कुछ कैप्स जो है, बर्थडे कैप जो होता है, टोपी होता है, उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है फ्रॉम दिस टू आइटम्स दे डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग टाइम। मतलब दो आइटम्स है, केक और यहाँ पे केक, कैप हो गया और केक हो गया, तो दोनों ही यहाँ पे है। कैप जो है वो कोनिकल शेप में होगा, डायमेंशन गिवन है, सरकमफेरेंस 44 होना चाहिए, और हाइट कितना हो गया 24 हो गया। सरकमफेरेंस 44 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, और आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसे हर एक सवाल में सरकमफेरेंस अगर टॉप का दे रखा है बेस का, जो कि सर्कल होता है, तो उस केस में रेडियस 7 होता है। ठीक है, तो ये 7 हो गया, और हाइट जो है वो 24 है। अच्छा, आगे बोल रहा है केक का सिलेंड्रिकल शेप में है, डायमीटर 24 है, और हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर। और इसकी बेस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे पूछता है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर वुड बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप्स। तो ऐसे ऐसे 4 कैप्स को बनाने में कितना स्क्वायर सेंटीमीटर लगेगा एरिया, तो सोच करके बताइएगा। एक कैप को बनाने में कितना एरिया लगेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो ऐसा ऐसा 4 कैप बनाने के लिए सर 4 गुना कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πr/l, बस लगा दो। आर कितना है, आर कितना है 7 है, एल कितना है 25। सर 4 दूनी 8, 200, समझ गए, कितना आसान हो गया, तो सीधा कैलकुलेशन। अगला सवाल, द बेकरीज ऑफ सेल्स केक्स बाय वेट, मतलब वजन में बेच रहा है, मतलब केजी में बेच केक जो है वो सेल कर रहे हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन जो है वो इसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कितना केक जो है वो खरीदेगा। चलिए कितना केक खरीदेगा निकाल लेते हैं। इस डायमेंशन का केक खरीदना है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है कुछ ऐसा, इस शेप में केक है, उसका डायमेंशन गिवन है, डायमीटर कितना है 24, और रेडियस कितना हो जाएगा 12, और हाइट कितना हो गया, तो हाइट हो जाएगा सर 14। और इसका बोला हुआ है कि वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सी बात है, केक का क्वांटिटी निकालना है ना, केक का क्वांटिटी यानी कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम कितना होता है πr²h, तो πr²h, पाई का वैल्यू तो 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है सर 12, 12 का स्क्वायर 144, और गुना में कितना हो जाएगा हाइट दैट इज 14। ठीक है, तो यहाँ से बस कैलकुलेशन है, 144 को 14 गुना कर लेना है, और उसके बाद 22 गुना करके और 7 से डिवाइड करके यू विल गेट द अप्रॉक्स आंसर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आंसर आ रहा होगा, ये आंसर किस में आ रहा होगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा होगा, जबकि आपसे पूछा हुआ है केजी में। बिल्कुल केजी में। वॉल्यूम जो निकल के आ रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, क्योंकि आपको डायमेंशन किस में गिवन था, सेंटीमीटर में गिवन है। लेकिन जो वेट मेजर हो रहा है वो किसके द्वारा, सर शॉपकीपर के द्वारा वेट जो है वो केजी में दे रहा है। तो फाइनली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को क्यूब को, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो आप बताओ मेरे को क्या रिलेशन होता है।
देखो रिलेशन का अगर हम बात करेंगे ना, तो केजी करस्पॉन्डिंगली डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब में रिलेट नहीं करता, लेकिन अगर करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो इक्विवेलेंट होता है 1 केजी अप्रॉक्स, लगभग अगर इन लीटर अगर देखोगे तो लगभग वही आता है। यानी आप लीटर में जो कन्वर्जन होता है ना, एकदम सेम कन्वर्जन जो है वो केजी में कर लोगे। दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ना, वो लगभग हो जाएगा कितना, वही वाला 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना 1 लीटर में। दैट इज करस्पॉन्डिंगली 1 केजी भी कितना हो जाएगा, लगभग 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो ये जो निकल के आ रहा है ना, वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आ रहा है। आपको किस में पूछा है, केजी में पूछा है, ठीक है। किस में पूछा है, केजी में पूछा है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे सर, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दोगे, और फर्दर वहां से क्या निकल के आ जाएगा, इन केजी निकल के आ जाएगा कि कितना केजी केक आपको यहाँ पे खरीदने का रिक्वायरमेंट होगा इस डायमेंशन का, उसके सरप्राइज के लिए, मतलब जो अपनी बहन को सरप्राइज दे रही थी, या बर्थडे केक जो लेना था उसके लिए। समझ गए सभी को। चलिए, तो हमारा सारा ही सवाल जो है वो लगभग कवर हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा का सारा सवाल मैंने अच्छे तरीके से डील कर दिया। समझ गए, अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा का सारा सवाल जो है वो कवर कर लिया हमने। क्लियर है, बहुत सही। तो आज हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था, ज्योमेट्री से वॉल्यूम सरफेस एरिया, सर्कल हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, वो सारा हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा ही समझ में आ गया होगा। सारे को एक बार आप गो थ्रू करोगे, सारे को खुद से बनाओगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, और जो हमारा टारगेट था 100/100 वो अच्छे तरीके से आप पुस्ट कर पाओगे। समझ लो, हर कोई ला सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं ला सकता है। बस वही बात है, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको सवालों को लगाना। हमारे साथ बने रहिए, और पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो अपने दोस्तों में शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके का डाउट अगर आता है पूरे के पूरे लेक्चर्स के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको आप मेंशन करो। मैं उन कमेंट सेक्शन को देख करके उन पे नया वीडियो तुरंत ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू एवरीवन।